हेलो नमस्कार भाई सभी को। ऑल टाइम टॉपर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में दोस्तों पढ़ा था कि जो भारत की राजनीति है दोस्तों, उस राजनीति पर पड़ने वाले औपनिवेश के प्रभाव, ठीक है, किस पर पड़ने वाले, राजनीति पर पड़ने वाले औपनिवेश के जो प्रभाव हैं वो क्या थे, क्या अच्छे प्रभाव पड़े थे, क्या बुरे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिले थे। और आज़ादी के बाद में अपन ने जो परिवर्तन किया था उस राजनीति में दोस्तों, वो क्या क्या चीज़ थी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में अपन ने पढ़ा था, जिन्होंने दोस्तों देश के हित के लिए क्या अपनी तरफ से जो है रिजल्ट दिए थे, क्या परिवर्तन किए थे, उनके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। अब दोस्तों अपन यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशवाद के क्या प्रभाव देखे जाते हैं। क्या अच्छे प्रभाव होते हैं, क्या बुरे प्रभाव होते हैं, क्या परिवर्तन होता है, क्या परंपरागत अर्थव्यवस्था बनी रहती है, इन चीज़ों के बारे में अपन यहाँ पर आगे चर्चा करेंगे। तो भाई सभी एक बार जुड़ जाएंगे, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो चलें भैया, चलो। देखो भाई, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दोस्तों औपनिवेशवाद के जो प्रभाव है उनका अपन को क्या करना है, वर्णन करना है। यानी कि एक प्रश्न अपन का हो चुका है कि भारतीय राजनीति पर पड़ने वाले औपनिवेशवाद के प्रभावों के बारे में। अब आगे अपन को पढ़ना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले जो औपनिवेशवाद के प्रभाव है। औपनिवेशवाद का मतलब मैंने क्या समझाया था, जो पश्चिमी संस्कृति है, जो पश्चिमी अर्थव्यवस्था है, जो पश्चिमी दोस्तों रहन सहन है, उसका हमारे भारत पर, हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि वो यहाँ पर नियंत्रण करते हैं हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी राजनीति पर, हमारे समाज पर, हमारी संस्कृति पर, और हमारी संस्कृति को, हमारी राजनीति को, हमारी अर्थव्यवस्था को भी अपने अनुसार चलाते हैं, अपने अनुसार बदलते हैं। उसके कुछ दोस्तों कुछ अच्छे परिणाम भी होते हैं, तो वो ज़्यादा बुरे भी परिणाम होते हैं। उससे क्या, उससे बुरे भी परिणाम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसमें अपना हित चाह रहे थे, अपना भला ज़्यादा सोच रहे थे, जिसके कारण उसके कहीं ना कहीं फायदे उनके लिए ही ज़्यादा हो रहे थे, हमारे लिए नहीं, उनके लिए ज़्यादा फायदे हो रहे थे। अब हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था पर जब वो दोस्तों वो हमारी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करते हैं, तो उस नियंत्रण का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखो ये बात अपन को आगे पढ़नी है कि भारत में दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भारत में अंग्रेजी जो शासन है दोस्तों, कौन सा, अंग्रेजी शासन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत का क्या करना था, आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों यहाँ का जो कच्चा माल है, यहाँ से दोस्तों जैसे खनिज हुए दोस्तों, यहाँ का कृषि उत्पाद हुआ, यहाँ का क्या हुआ, यहाँ का कृषि उत्पाद, यानी कि यहाँ की जो फसलें हैं, यहाँ के जो खनिज हैं दोस्तों, यहाँ के जितने भी दोस्तों कच्चा माल है, उसको यहाँ से ले जा करके अपने यहाँ पर दोस्तों उद्योग धंधे स्थापित करना, और वहां पर दोस्तों अन्य अन्य संसाधन जो है उत्पन्न करना। तो यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था को वो मजबूत कर रहे थे यहां से ले जा करके। ठीक है, और दोस्तों फिर यानी कि वो क्या कर रहे थे कि यहां से कच्चा माल लिया, अपने यहां पर दोस्तों उसको उद्योगों में उसको पक्का किया, नहीं कह सकते, पक्का माल बनाया। ठीक है, फिर दोस्तों उसको क्या किया, एक्सपोर्ट किया, अन्य देशों में एक्सपोर्ट करना, यानी कि वो यहाँ से मिनिमम कीमत पर माल को ले जा रहे थे, और दोस्तों उसके बाद अपने उसका क्या कर रहे थे, औद्योगिक उत्पादों में उसको पका रहे थे, उसके बाद उसको बेच रहे थे। यानी कि बहुत दुगना तिगना चौगुना 10 गुना अपना फायदा कर रहे थे, यानी कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को वो मजबूत कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर भारत का क्या था, आर्थिक शोषण था। अब इसके बाद देखें कि अंग्रेजों ने दोस्तों कृषि, व्यापार और उद्योग से संबंधित ऐसी नीतियां अपनाई जिनसे भारत एक आर्थिक और उपनिवेश, भारत क्या बन गया दोस्तों, आर्थिक उपनिवेश बन गया। क्या बन गया, भारत आर्थिक उपनिवेश बन गया, यानी कि जिन पर हमारी अर्थव्यवस्था पर अब जो पश्चिमी सभ्यता है, जो पश्चिमी लोग हैं, यानी कि जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटेन था, उसका आधिपत्य स्थापित हो चुका था। अब वो अपने हिसाब से यहाँ पर हमारी अर्थव्यवस्था को चला रहे थे। ठीक है, इन नीतियों के कारण क्या भाई, इन नीतियों के कारण भारत की परंपरागत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्या हो गई, छिन्न भिन्न हो चुकी थी। भाई जब हमारे ऊपर कोई दूसरा आदमी नियंत्रण कर लेगा, जिस तरह हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे थे, एक दूसरा बंदा आकर के हमारी अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल कर लेगा, तो भाई वो तो अपने हिसाब से चलाएगा, और जब अपने हिसाब से चलाएगा तो हमारा तो यानी कि जिस तरह हम चला रहे थे वो तो छिन्न भिन्न होगा ही। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं, भारतीय संसाधनों जो हैं उनका उपयोग इस प्रकार किया गया कि वे केवल अंग्रेजी अर्थव्यवस्था दोस्तों की आवश्यकताओं को पूरा करें। भारतीय संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया गया दोस्तों कि केवल वे अंग्रेजी जो अर्थव्यवस्था है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करें, यानी कि उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को इस तरह बना दिया, हमको इस तरह बना दिया कि हम सिर्फ उनकी जरूरतों को पूरा करें, हम उन पर ही निर्भर हो गए। भाई हम किस पर निर्भर हो गए, हम उन लोगों पर ही निर्भर हो गए, उन्होंने हम पर नियंत्रण कर लिया। तो जिस तरह से वो अपनी हमारी अर्थव्यवस्था को चलाएंगे हम उस तरह से चलेंगे, यानी कि दोस्तों हमारी कमान किसके हाथ में थी, उन अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी।
इसके बाद यहां पर देखें कि अंग्रेजों से पहले भारत में आए अन्य शासक दोस्तों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किया था। यानी कि उन्होंने यहां पर कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किया था। उनका तो काम था यहां से लूटना खसोटना, यानी कि अर्थव्यवस्था को अपने हिसाब से नहीं चला रहे थे वो। कौन? जो अंग्रेजों से पहले जो मुगल शासक आए थे, ठीक है। और भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था पर आधारित थी दोस्तों। यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, भारत आपको पता है आज भी भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है, एक बहुत बड़ा पार्ट जो है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है तो वहां के लोग खेती करते हैं, यानी कि कृषि पर निर्भर है आज भी हमारे भारत का अधिकांश हिस्सा। तो दोस्तों यही बात हो रही है कि पहले भी ग्रामीण क्षेत्र जो है अधिक था, ठीक है। और बात करें जो आत्मनिर्भर था ही, वो ग्रामीण क्षेत्र में अधिक है, ठीक है। और परंतु अंग्रेज जो है भाई सदैव विदेशी बने रहे। अंग्रेज वो तो विदेशी है तो वो विदेशी पना ही दिखाएंगे भाई यहां पर आकर के। तो परंतु अंग्रेज सदैव विदेशी बने रहे और भारतीय जो समृद्धि है दोस्तों उसको कर क्या उन्होंने यहाँ पर टैक्स लगाए दोस्तों, लगान और मुनाफे के रूप में इंग्लैंड भेजते रहे। यहाँ के लोगों पर टैक्स लगाना, कर लगाना, उन पर लगान के रूप में दोस्तों, यानी कि कई तरीके की लगान दोस्तों यहाँ से लेते थे वो। कई तरीके की लगान यहाँ से अंग्रेज जो है कृषि क्षेत्र से दोस्तों यहाँ के लोगों से वो लेते थे और उस लगान को, उस कर को अपने देश भेज देते थे, ठीक है। यानी कि अपना फायदा भैया पूरा सोच रहे थे वो, ठीक है। लगभग 200 वर्षों के दोस्तों औपनिवेशिक शोषण के कारण भारत पे आर्थिक विकास के मार्ग में अवरुद्ध हो गए। यानी कि दोस्तों आज तक हम इससे इतना अधिक उभर नहीं पाए हैं। यानी कि उन्होंने 200 साल भैया उन्होंने क्या करो यहाँ पर शासन किया करके, और 200 साल में भाई उन्होंने सारी की ऐसी की तैसी कर दी। यानी कि जितना भी था भाई उस सबको चौपट करके ले गए यहाँ से, ठीक है। तो ये दोस्तों अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला कुछ संक्षिप्त सा वर्णन है यहाँ पर, जो अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशवाद का प्रभाव पड़ता है उसका, ठीक है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के प्रमुख प्रभाव क्या होते हैं। अब और प्रभावों के अलग अलग देखते हैं दोस्तों। जैसे कि पहला है दोस्तों भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ता है। किस पर? हस्तशिल्प का मतलब समझे, यानी कि हाथ के जो कारीगर थे दोस्तों, यानी कि हस्त से निर्मित जो उत्पाद होते थे, जैसे कि हमारे भारत में दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में ही उद्योग थे, छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था गांव पर आधारित थी। दोस्तों गांव के लोग जो हैं वो दोस्तों कैसे हस्तशिल्प उत्पाद जो बनाते थे वही पूरे देश में यहाँ पर क्या होते थे दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते थे। तो यहाँ पर यहाँ की अर्थव्यवस्था दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र पर आधारित थी। अब होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले जो इसका प्रभाव पड़ा वो हस्तशिल्प पर ही पड़ा, क्योंकि उद्योग धंधे स्थापित किए उन्होंने तो आकर के यहाँ पर। तो ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण भारत के नगरीय हस्तशिल्प उद्योग तेजी से क्या हो गए, एकदम नष्ट हो गए। क्योंकि उन्होंने क्या खोली यहाँ पर आकर के दोस्तों, उद्योग धंधे स्थापित किए, ठीक है। कच्चे माल को यहाँ पर उत्पाद दोस्तों यहीं पर तैयार करके सीधा अपने देश ले जाते थे, वहां से उसको एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, एक्सपोर्ट करते थे। तो वो तो अपना मुनाफा कर रहे थे, बेच रहे थे उस माल को, ठीक है। उनका काम था सिर्फ बेचना, इसके अलावा यहाँ के लोगों पर टैक्स लगाना। अब दोस्तों होता क्या है देखो, हस्तशिल्प जो उत्पाद थे, वो उद्योग थे, वो बिल्कुल नष्ट हो गए, ठीक है। क्योंकि अब उनके यहाँ पर लोगों के काम करने वालों की संख्या कम होने लगी, क्योंकि उन्होंने उद्योग धंधे स्थापित कर दिए। और दोस्तों वो क्या करते थे, थोड़ा सा लालच दे करके, यानी कि पैसा थोड़ा सा अधिक दे करके लोगों को अपने यहाँ पर ला लेते थे, फिर काम कराते थे। तो इस तरह से दोस्तों जो हस्तशिल्प उद्योग है वो तेजी से नष्ट हो गए, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों अनौद्योगिकरण, यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें अपन, इसकी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि अनौद्योगिकरण 1800 ईस्वी तक, कौन सी ईस्वी तक? 1800 ईस्वी तक जो भारतीय दोस्तों कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योग, कुटीर यानी कि छोटे उद्योग दोस्तों, जो गांव में जो छोटे छोटे उद्योग थे, ठीक है, हस्तशिल्प उद्योग विश्व में अत्यंत विकसित थे। क्या 1800 ईस्वी तक दोस्तों भारतीय कुटीर उद्योग जो हस्तशिल्प उद्योग थे, जो गांव में छोटे छोटे उद्योग थे, पूरे दोस्तों विश्व में क्या थे, अत्यंत विकसित थे। पूरे देश मतलब विश्व में विकसित उद्योग थे वो, अंग्रेजों से पहले भी की बात करें। किंतु ब्रिटिश शासन के दौरान हथकरघा उद्योग लगभग समाप्त हो गया, इसे अनौद्योगिकरण कहा गया। इसको क्या कहा गया? अनौद्योगिकरण। यानी कि भाई ये छोटे छोटे जो उद्योग थे ये बिल्कुल क्या हो गए, एकदम नष्ट हो गए, खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि दोस्तों गांव की जनता कहां जाने लगी, शहर में जाने लगी। शहर में उद्योगों में जो इन्होंने उद्योग स्थापित किए उनमें जाकर के काम करने लगी। तो दोस्तों गांव का शहरों की तरफ आगमन, यानी कि उन हस्तशिल्प, उन कुटीर उद्योगों का दोस्तों क्या होना, नष्ट होना, उनका खत्म होना, उनका विनाश होना ही है, इसे अनौद्योगिकरण कहा जाता है, ठीक है। 1813 ईस्वी में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति के बाद, क्या भाई कि 1813 ईस्वी में जो कंपनी है उसके व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का मशीन से बना क्या भाई सस्ता सूती माल भारतीय बाजारों में भर गया।
अब समझ में आई भाई, यानी कि 1813 में क्या होता है, जो हमारे यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के जो हथकरघा उद्योग थे दोस्तों वो नष्ट होते हैं। अब वो क्या करते हैं, यहाँ पर एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं और अपने यहाँ का जो माल था दोस्तों, अपने यहाँ के जो वस्त्र तैयार थे उनको यहाँ पर ला करके बेचते हैं। यानी कि यहाँ से दोस्तों लेकर के जाते हैं और यहीं पर आकर के बेचते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से कच्चा माल लेकर के गए, उसको यहाँ पर अपने यहाँ पर जाकर के दोस्तों तैयार किया, अपने अपने यहाँ की डिजाइन, अपने यहाँ की जो संस्कृति, जिस तरह की परिधान है उस परिधान को बना करके यहाँ पर आकर के बेचना। यानी कि दोस्तों वो क्या कर रहे थे, भारतीय बाजारों में भर दिया उन्होंने अपना सस्ता सूती माल जो है। ठीक है, जबकि यहाँ का दोस्तों जो अच्छा माल था, जो कह सकते हैं जो कृषि से कह सकते हैं अपना जो सूती वस्त्र उद्योग था दोस्तों वो बिल्कुल नष्ट कर दिया, जिससे भारतीय बुनकरों का दोस्तों उद्योग बिल्कुल क्या हो गया, ठप हो गया। जुलाहों पर अत्याचार किए गए और उन्हें कम दामों पर कपड़ा बनाने के लिए विवश किया गया। यानी कि दोस्तों जुलाहे यानी कि जो टेलर होता है कपड़ा सिलने वाला, उसको दोस्तों कम दामों में काम करने के लिए विवश किया गया। ठीक है, क्योंकि ये तो क्या करते थे, शोषण करते थे भाई, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मर जाओ या कुछ भी हो जाए। ठीक है, उनको सिर्फ अपना काम कराना है। इसके बाद अपन बात करें दोस्तों, यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था, उन्होंने 1834 ईस्वी में क्या कहा था, किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी हैं। क्या कहा था कि जो भारतीय बुनकर हैं दोस्तों, जो हस्तशिल्प का काम करने वाले हैं, ठीक है, उनकी हड्डियां कहाँ पड़ी हैं, मैदानों में बिखरी पड़ी हैं। यानी कि वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, उन पर अब उनके लिए अब कोई भी काम नहीं है, उनको सिर्फ अंग्रेजों के अधीन काम करना पड़ेगा। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं दोस्तों कि अंग्रेजी शासन ने भारतीय चरखे और खड्डी को नष्ट कर दिया है, भारतीय उद्योगों का अब क्या हो गया, विनाश कर दिया है। भारतीय उद्योगों का पूरी तरह से क्या कर दिया, विनाश कर दिया। कोई भी हस्तशिल्प उद्योग, कोई भी ग्रामीण उद्योग, कोई भी कुटीर उद्योग अब नहीं है, बिल्कुल समाप्त कर दिया उसको, यानी कि शोषण कर दिया उसका। इसके बाद अपन दोस्तों यहाँ पर दूसरा है, अनौद्योगिकरण के बाद पुराने औद्योगिक जो नगर हैं उनका उजड़ना, पुराने औद्योगिक नगरों का उजड़ना, यानी कि दोस्तों डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशन इंडस्ट्रियल सिटीज की बात करें तो देखो भाई, यहां पर बात करते हैं पुराने औद्योगिक नगरों का उजड़ना, यानी कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योग की बात करें अपन, किसकी, भारतीय जो हस्तशिल्प उद्योग है उसकी यहां पर बात करें, उसके पतन के कारण देश के अनेक पारंपरिक औद्योगिक नगर उजड़ गए। बिल्कुल भाई, यानी कि जो कुटीर उद्योग थे, जो ग्रामीण उद्योग थे, जो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र पर आधारित जो अर्थव्यवस्था थी वो खत्म हो चुकी है। अब हमारी अर्थव्यवस्था किसके हिसाब से चलेगी, उन अंग्रेजों के हिसाब से चलेगी भाई। ठीक है, उद्योग बंद होने से कारीगरों को रोजगार नहीं मिला, बिल्कुल भाई, उनके उद्योग धंधे बंद हो गए, अब उनको क्या नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला। ठीक है, और वे बड़ी संख्या में गांव की ओर दोस्तों पलायन करने लगे। ये गलत है भाई, बड़ी संख्या में गांव से शहर की ओर पलायन करने लगे। कहां पर, गांव से शहर की ओर पलायन करने लगे दोस्तों। कारखानों के बंद हो जाने से व्यापार, बाजार और मध्यस्थों की गतिविधियां समाप्त हो गईं। अरे नहीं, सही है भाई, देखो यहां पर क्या हो रहा है कि बड़ी संख्या में गांव की ओर पलायन करने लगे। यानी कि दोस्तों जैसे उद्योग धंधे थे अपने यहाँ पर दोस्तों, जैसे बड़े महानगर थे उनमें जो उद्योग धंधे थे वो नष्ट हो गए। जहाँ सूती वस्त्र उद्योग था, जैसे हस्तशिल्प उद्योग था, अब वो अपने गाँव की ओर जाने लगे, और गाँव की ओर जाएंगे तो दोस्तों क्या करेंगे, वो दोबारा से कृषि करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कृषि करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उद्योग धंधे बंद हो जाने से कारीगरों को रोजगार नहीं मिला और वे बड़ी संख्या में गाँव की ओर क्या करने लगे, पलायन करने लगे। कारखाने बंद हो जाने से व्यापार, बाजार और मध्यस्थों की गतिविधियां दोस्तों समाप्त हो गई। यानी कि जो बिचौलिया होता है उस बिचौलिया की मध्यस्थता बिल्कुल भी समाप्त, यानी कि बिल्कुल क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, अब बात करें, देखो अंग्रेज जो गुमास्ते थे दोस्तों, उनके अत्याचारों से परेशान होकर अनेक बुनकर कृषि कार्यों में लग गई। मैंने अभी बताया ना, जैसे नगरों में वीरानी छा गई। यानी कि हमारे यहाँ भारत में भी तो महानगर थे बड़े बड़े, अब दोस्तों महानगरों में जो उद्योग धंधे थे वो नष्ट हो गए, तो वहां पर जो बुनकर थे, जहां पर जो कारीगर थे, उनके लिए कोई काम नहीं मिल रहा था। अब वो कहाँ जाएंगे, वो दोबारा से अपने गाँव की तरफ जाएंगे, और गांव की तरफ जाएंगे तो उनके लिए गांव में सिर्फ एक ही रोजगार का साधन था, वो था कृषि करना। कृषि यानी कि किसी के खेत में काम करना, अगर अपने पास खेत है तो उसमें काम करना, सीधी सी बात है। अब देखो भाई, ढाका यानी कि जो बंगाल की राजधानी है, मुर्शिदाबाद, अहमदाबाद, सूरत, बनारस, आगरा आदि जो नगर हैं दोस्तों, उनकी जनसंख्या में भारी गिरावट आई। यानी कि इन महानगरों से दोस्तों जो लोग थे वो अब कहाँ आने लगे, गांव की तरफ आने लगे, कृषि क्षेत्र में आने लगे। ठीक है, अब वो श्रमिक का काम करने लगे। ठीक है, 1840 ईस्वी की संसदीय समिति जो है दोस्तों, उसके अनुसार पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाने वाला कौन, ढाका जो कि बंगाल की राजधानी है वर्तमान में दोस्तों, जनसंख्या लगभग 1,50,000 से घटकर कितनी रह गई,
30,000 रह गई। यानी कि ढाका में जितने लोग थे दोस्तों, उसके दुगने तिगने लोग वहां से निकल गए, वहां से छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए? अपने गाँव की तरफ चले गए, या दोस्तों गाँव की तरफ पलायन कर गए, अन्य गाँव की तरफ, कि कुछ काम मिल जाए, कुछ काम मिल जाए, इस पेट के लिए कुछ रोटी मिल जाए। ठीक है, तो ये था दोस्तों पुराने औद्योगिक नगरों का उजड़ना। तो यहाँ पर आपको इस तरह से ये प्रश्न दोस्तों अपने अनुसार बना करके लिखना है। मैंने आपको सिर्फ समझाया है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में दोस्तों अपने विचारों के अनुसार आपको लिखना है। ठीक है, अपने विचारों से। हाँ, तो ये देखो आगे है दोस्तों अपना भूमि पर अनावश्यक दबाव, यानी कि अननेसेसरी प्रेशर ऑफ लैंड की यदि अपन बात करें, यानी कि भूमि पर अनावश्यक दबाव कैसे बढ़ता है। देखो अब हस्तशिल्प उद्योगों के नष्ट हो जाने से कारीगरों ने दोस्तों जीविका के लिए कृषि कार्य अपनाया। क्या अपनाया? कृषि कार्य, यानी कि खेतों में काम करना अपनाया। क्योंकि दोस्तों उस वक्त जमीन तो बहुत थी, हालांकि अब दोस्तों के खेतों के टुकड़े हो रहे हैं, वो कट रहे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा उस पर दोस्तों औद्योगिकरण हो रहा है, निर्माण कार्य अभी हमारे भारत में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो जाने से कारीगरों ने जीविका के लिए कृषि कार्य अपनाया। क्या अपनाया? कृषि, यानी कि खेतों में काम करना अपनाया, जिससे भूमि पर दोस्तों जनसंख्या का अत्यधिक दबाव बढ़ गया। इसे कृषि और उद्योगों के बीच दोस्तों क्या होगा? कृषि और उद्योगों के बीच जो संतुलन है वो बिगड़ गया। बिल्कुल भाई, उद्योग धंधों में काम करना दोस्तों, उद्योगों में माल कहाँ से आता है? कृषि क्षेत्र से। अब अगर आप उद्योग धंधों को छोड़कर सभी सारे के सारे कृषि धंधों में चले जाएंगे तो भाई वहां से कच्चा माल तो तैयार हो जाएगा, लेकिन उसको पकाने के लिए, उसको उसको प्रोसेस करने के लिए उद्योग होंगे, उद्योग होना जरूरी है। उद्योग होना जरूरी है तो उद्योगों में काम करने वाले होने जरूरी हैं दोस्तों। वहां पर उद्योग धंधे नष्ट हो गए, उद्योग धंधों के अलावा काम करने वाले खेतों, अब कच्चे माल का भी क्या होगा भाई फिर? तो देखो यहाँ पर इससे कृषि और उद्योगों के बीच क्या बिगड़ गया? संतुलन बिगड़ गया। 1899 ईस्वी में दोस्तों कृषि पर निर्भर जनसंख्या 61% थी। कितने परसेंट थी? 61% थी, जो 1921 में बढ़ करके दोस्तों 73% हो गई। 1899 से दोस्तों जो 61% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, वो 1921 में बढ़ करके कितनी हो गई? 73% हो गई थी। ठीक है, प्रोफेसर दोस्तों के दत्ता, कौन है? प्रोफेसर के दत्ता जो है वो क्या कहते हैं दोस्तों? देखो कि हस्तशिल्प उद्योगों के पतन ने दोस्तों भूमि पर लोगों का दबाव बढ़ा दिया। यानी कि भूमि पर, यानी कि दोस्तों कह सकते हैं जैसे कृषि कार्य में लग गए तो भूमि पर जो लोगों का दबाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, इस दबाव के कारण कृषि उत्पादन घटा दोस्तों, ना कि बढ़ा, जबकि और ग्रामीण गरीबी भी बढ़ी। तो दोस्तों इससे दोस्तों होता क्या है, जब वो कृषि कार्य में लगे तो उससे ना तो उत्पादन बढ़ा उनका, ठीक है, उत्पादन भी नहीं बढ़ा दोस्तों, और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी और बढ़ गई। ठीक है, क्या बढ़ गई? ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी और बढ़ गई। इसके बाद दूसरा अगला चौथा कारण है दोस्तों कारीगरों में गरीबी और भुखमरी, यानी कि पॉवर्टी एंड स्टरवेशन ऑफ क्राफ्ट्समैन। ठीक है, इसकी बात करें, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो कारीगर है उनमें गरीबी और भुखमरी की बात करें। देखो हस्तशिल्प उद्योगों के पतन से, जो हस्तशिल्प उद्योग हैं दोस्तों उनके पतन से, ठीक है, होता क्या है, जो कारीगर हैं वो अत्यधिक गरीबी और भुखमरी के क्या हो गए? शिकार हो गए। क्या हो गए? तो कारीगर अत्यधिक गरीबी, बहुत ज्यादा गरीबी में आ गए, और भूखे मरने लगे, यानी कि पेट के लिए रोटी भी नसीब नहीं हो रही है भैया। अंग्रेज गुमास्तों के अत्याचारों के कारण वे अपना पारंपरिक काम छोड़ने को मजबूर हो गए। क्या हो गए? पारंपरिक जो काम है उसको छोड़ने के लिए मजबूर हो गए दोस्तों। ठीक है, कृषि में पहले से अधिक लोगों के होने के कारण उन्हें वहां भी पर्याप्त रोजगार नहीं मिला। आई बात समझ में? तो दोस्तों उत्पादन भी घट गया, समझा अभी यहाँ पर, और ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जो पहले से ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों कृषि कार्यों में लगे हुए थे, वो वहां पर उनको दोबारा उन बंदों को काम कैसे मिलेगा जो उद्योग धंधों में लग रहे थे दोस्तों? वहां पर तो पहले से ही मौजूद हैं काम करने वाले दोस्तों, वहां पर अपना पारंपरिक काम छोड़ने को मजबूर हो गए थे वो। इसके अलावा पहले से अधिक लोगों के होने के कारण, यानी कि पहले से ही कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोग लगे हुए थे, उन्हें वहां भी पर्याप्त रोजगार नहीं मिला। ठीक है, इसके बाद देखो भाई ब्रिटिश काल में दोस्तों पड़े भीषण अकालों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। इसके अलावा दोस्तों ऊपर से अकाल और पड़ जाता है, यानी कि सूखा पड़ जाना, पानी की कमी हो जाना, अनाज की कमी हो जाना दोस्तों। जब पानी नहीं होगा तो अनाज कहाँ से होगा, यानी कि फसलें कहाँ से होंगी? तो भैया सूखा अलग से पड़ गया। यानी कि अंग्रेजों की मार, उसके बाद दोस्तों प्रकृति की मार, दोनों ऊपर से आती हैं। डॉक्टर प्रोफेसर बिपिन चंद्र के अनुसार यदि बात करें, ये क्या कहते हैं कि 1800 ईस्वी के अकाल आयोग ने स्वीकार किया कि अकाल का प्रमुख कारण जनता की केवल कृषि पर निर्भरता थी। कि अकाल क्यों आया? अकाल इसलिए आया क्योंकि सभी लोग कृषि पर निर्भर हो गए थे। ठीक है, जो दस्तकारी उद्योगों के विनाश का परिणाम थी। ठीक है, क्या थी? दस्तकारी यानी कि हाथ से निर्मित जो उत्पाद थे
उनका क्या थी, परिणाम थी दोस्तों। ठीक है, ये बातें आपको थोड़ी सी समझनी है। उसके अलावा दोस्तों आप अपनी भाषा में, आप अपने विचारों से उसको लिखना थोड़ा सा, ठीक है, समझना इस चीज को। इसके बाद आता है दोस्तों औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के प्रमुख प्रभाव। यानी कि अभी पढ़ा था एक पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि औपनिवेशिक जो आर्थिक नीतियां हैं उनके प्रमुख जो प्रभाव हैं वो क्या हैं। देखो भाई, तो अगला है कि व्यापार की अवनति, यानी कि डिक्लाइन ऑफ ट्रेड की बात करें। क्या, व्यापार की अवनति। दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो यहां पर समझो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी स्थापना कब होती है भारत में, 1600 ईस्वी में होती है। बिल्कुल 1600 ईस्वी में भारत से व्यापार करने के उद्देश्य से हुई थी। बिल्कुल 1600 ईस्वी में दोस्तों यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आती है। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत का विदेशी व्यापार अत्यंत विकसित था। यानी कि भैया वो यहाँ पर आए थे ना, उससे पहले ही उनका तो भाई यानी कि वो परिपक्व थे, हर चीज को जानते थे, तो उनका एक्सपोर्ट जो है वो अन्य देशों में पहले से ही था। वो अपने देश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते थे। तो भाई यहाँ पर हो रहा है कि अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत का विदेशी व्यापार अत्यंत विकसित था। अरे भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपना हमारे की बात कर रहे हैं, उनका तो था ही हमारा विदेशी व्यापार अत्यंत विकसित था उनसे पहले कि वो यहाँ पर आए। उससे पहले भी हम विदेशों में माल बेचते थे अपना। ठीक है, इंटरनेशनल व्यापार था हमारा भी। ठीक है, भारतीय सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्र दोस्तों, मसाले, नील, चीनी और सोरा की यूरोप में भारी मांग थी। इसके दोस्तों बदले भारत में सोना और चांदी आती थी। आई बात समझ में। यानी कि अंग्रेजों के आने से पहले भी हम दोस्तों अपना माल बेचते थे। किसको, यूरोप को। क्या बेचते थे, हम वस्त्र बेचते थे, यानी कि अपने जो सूती वस्त्र थे दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ पर हस्त निर्मित कह सकते हैं उत्पाद थे या हस्तकरघा उद्योग थे। ठीक है, तो वस्त्र और दोस्तों मसालों की बात करें, नील की बात करें, चीनी की बात करें, सोरा की बात करें, तो यूरोप में दोस्तों भारी मांग थी और इसके बदले में भारत में सोना और चांदी आती थी। हमको क्या मिलता था दोस्तों, सोना और चांदी लेते थे अपन। धीरे धीरे अंग्रेजों ने दोस्तों भारतीय जो व्यापार है उस पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। क्या कर लिया, भारतीय व्यापार पर एकाधिकार कर लिया उन्होंने। ठीक है, 1757 ईस्वी की दोस्तों पलासी की जो लड़ाई है उसके बाद कंपनी राजनीतिक शक्ति बन गई। कंपनी क्या बन गई दोस्तों, उसके बाद कंपनी राजनीतिक शक्ति बन जाती है। यानी कि वो यहाँ पर 1757 की दोस्तों पलासी की लड़ाई होती है। कौन सी, पलासी की लड़ाई। और दोस्तों उसके बाद जो कंपनी है वो राजनीतिक शक्ति बन गई यहाँ की। ठीक है, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं अपन, वो क्या कर लेती है यहाँ पर दोस्तों, एक तरह से उस हमारे यहाँ की राजनीति पर, हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था पर, हमारे यहाँ की समाज पर एक कंट्रोल कर लेती है। अब सारा कंट्रोल वो कंपनी चलाएगी। यानी कि वो आई तो थी सिर्फ उद्योग के धंधे स्थापित करने के उद्देश्य से, लेकिन उसने दोस्तों नियंत्रण स्थापित किया हमारे दिल और दिमाग, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारी राजनीति पर। और भारतीय व्यापारों को विदेशी व्यापार से बाहर कर दिया। यानी कि हम जो एक्सपोर्ट करते थे यूरोप में माल, अब दोस्तों उसको बिल्कुल बंद कर दिया। क्यों किया, क्योंकि अब वो अपने हिसाब से काम करेगी भाई। ठीक है, दस्तक प्रथा। कौन सी प्रथा दोस्तों, दस्तक प्रथा के दुरुपयोग से कंपनी के कर्मचारी, दस्तक जो प्रथा है इसके दुरुपयोग से कंपनी जो है दोस्तों, उस कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो कर मुक्त व्यापार करने लगे। क्या करने लगे, कर मुक्त व्यापार करने, टैक्स फ्री करने लगे और निजी लाभ के लिए माल खरीद बेच करने लगे। इससे भारतीय व्यापारियों का व्यापार दोस्तों लगभग क्या हो गया, समाप्त भी हो चुका है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखो कि 1813 ईस्वी के बाद, कब, 1813 ईस्वी के बाद कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। ठीक है, परंतु अब भारत से तैयार माल के स्थान पर दोस्तों कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाने लगा। ठीक है, खाद्यान्नों के निर्यात से भारत में दोस्तों भुखमरी और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। ठीक है, अब क्या हो गया दोस्तों, 1813 ईस्वी के बाद कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर जो व्यापारिक एकाधिकार था वो तो समाप्त हो गया इसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। परंतु अब दोस्तों भारत से तैयार माल के स्थान पर कच्चा माल दोस्तों इंग्लैंड भेजा जाने लगा। ठीक है, कहाँ जब भेजा जाने लगा, इंग्लैंड भेजा जाने लगा। उसके बाद खाद्यान्नों के निर्यात से भारत में भुखमरी और अकाल की स्थिति क्या हो गई दोस्तों, उत्पन्न हो गई। यानी कि खाद्यान्न, हमारे यहाँ से जो खाद्यान्न फसलें थी वो कहाँ जाने लगी अब दोस्तों, भारत में भुखमरी क्यों आई, उनका यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, एक्सपोर्ट हो रहा है। हमारे यहाँ की जो फसलें थी वो अब क्या हो रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं। कहाँ पर, इंग्लैंड जा रही हैं। ठीक है, हमारे यहाँ का सूती वस्त्र कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है। यानी कि हमारा कच्चा माल कहाँ जा रहा है, सारा का सारा इंग्लैंड जा रहा है। ठीक है,
इस प्रकार जो व्यापार संतुलन पहले भारत के पक्ष में था दोस्तों, वह इंग्लैंड के पक्ष में चला गया। यानी कि अब जो कंपनी थी दोस्तों, वो सारा माल अपने देश लेकर के जा रही थी। कहाँ पर? देश लेकर के जा रही थी। ठीक है, वो वाले कहीं और अपना हमारे यहाँ से माल जो है कहीं और देश में नहीं बेच करके वो अपने देश ले जा रही थी। अब अपने देश से तो बेच सकती है भाई वो। तो यही बात है दोस्तों, भारत की संपदा इंग्लैंड जाने लगी। ठीक है, ये हो गया भाई दोस्त। अगला तीसरा कारण देखो, पक्षतापूर्ण आयात निर्यात नीति। यानी कि दोस्तों डिस्क्रिमिनेटरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी की बात करें, इनकी जो नीति थी, आयात निर्यात की जो नीति थी उसकी बात करें, देखो तो कैसी थी? पक्षतापूर्ण। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों उसको कमजोर करने के लिए पक्षतापूर्ण आयात निर्यात नीति जो है अपनाई। कौन सी अपनाई? पक्षतापूर्ण। भारतीय माल जो है उसकी इंग्लैंड में दोस्तों प्रवेश पर 70 से 80% तक भारी चुंगी लगाई गई। जैसे दोस्तों अब बात चल रही है ना टैरिफ, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाया जाता है, हालांकि कुछ घटा दिया गया है अभी। तो जो टैरिफ लगाया जाना, यानी कि हम इंडिया से माल जो खरीदेंगे, अपने देश में जो माल बेचेंगे, क्या इंडिया से जैसे ट्रंप दोस्तों क्या करेंगे, हम भारत के माल पर टैरिफ लगाते हैं, 50% टैरिफ लगाते हैं, 100% टैरिफ लगाते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ से जो माल खरीद रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं दोस्तों, जो निर्यात का काम या आयात का काम करते हैं दोस्तों, वहाँ के क्या करते हैं, वो सरकार क्या करती है दोस्तों कि आप इंडिया से माल खरीदते हो और तो हम क्या करेंगे, इस पर टैरिफ लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई? टैक्स लगाएंगे भाई। ठीक है, तो दोस्तों टैक्स लगाएंगे। एक मिनट भाई, ठीक है, एक मिनट। तो होगा क्या भाई, अगर वो टैक्स लगाएंगे दोस्तों, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना कि हम टैरिफ लगाएंगे, तो टैरिफ लगाया यानी कि भारत का जो माल अगर आप खरीदते हो अपने यानी कि अमेरिका में ही खरीदते हो, उसको लेकर के आते हो, तो यहाँ पर बेचने पर आप उस पर क्या लगाओ, हम क्या लगाएंगे, उस पर टैक्स लगाएंगे। ठीक है, यानी कि 50 रुपये की चीज़ अगर आप इंडिया से लेते हो, तो हम उस पर कितना टैक्स लगा रहे हैं दोस्तों? 50 की चीज़ पर 25 रुपये और लगाएंगे, तो वहाँ पर वो कितने की पड़ेगी दोस्तों? 75 रुपये की पड़ेगी। ठीक है, और अगर और टैक्स लगा दिया 100%, तो यानी कि 50 रुपये की चीज़ पर 50 रुपये और टैक्स लगा दिए, तो वहाँ के लोगों को वो 100 रुपये की पड़ेगी। तो भाई वो क्यों खरीदेंगे? जो चीज़ उनको पहले 50 रुपये में या 60 रुपये में मिल रही थी 50 की चीज़, अब वो उसको 100 रुपये में क्यों खरीदेंगे? वो उनको वहाँ वो क्या कहेगा कि हम किसी और देश से डील कर लेंगे, तो वो कोई और देश से डील करेगा दोस्तों इसके लिए, तो अब यहाँ का माल नहीं खरीदेगा। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पर हो रहा है, देखो। इसके अलावा अपन बात करें, एक मिनट भाई बस, ठीक है, एक मिनट। तो ये बातें समझ में आ रही है ना भैया? क्यों भाई, सबको बातें समझ में आ रही है ना? बस समझ में आनी चाहिए बातें, ठीक है। समझ में आनी चाहिए भाई बातें सारी की सारी। एक मिनट भाई बस, ठीक है, परेशान मत हुई हो तुमने एक भी। परेशान ना है नो भाई, देखो और अच्छी तरह से पढ़नी है भाई, क्लासें सारी की तारीख तुम्हारे लिए, सारी क्लासें चल रही हैं अच्छी तरह से। ठीक है, देखो भाई आगे अपना चैप्टर जो है, तो इसमें बात करें, देखो अपन चल रहे थे यहाँ पर व्यापार की नीति, डिक्लाइन ट्रेड, ये अपन ने पढ़ लिया था। पश्चातापूर्ण आयात निर्यात नीति, देखो इस पर चल रहे थे अपन। यानी कि अंग्रेजों ने दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए पश्चातापूर्ण आयात निर्यात नीति को अपनाया। जो भारतीय माल के इंग्लैंड में प्रवेश पर 70 से 80% तक चुंगी लगा दी दोस्तों। यानी कि दोस्तों पहले तो हमको इस तरह से विवश कर दिया कि हम अपना माल कहीं बेच ना सकें। यानी कि हमारे देश की आर्थिक नीति इस तरह बना दी कि पहले जो यूरोप में माल जाता था, अब वो यूरोप में नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आकर के दोस्तों यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी तो उसको अपने अपने हिसाब से चलाया, उस पर नियंत्रण कर लिया। अब दोस्तों उन्होंने क्या किया कि व्यापार नीति से जो अपना सिस्टम हटा लिया कि हम कुछ नहीं कर रहे, तुम अपने हिसाब से करो। लेकिन इस तरह की नीति कर दी दोस्तों कि जो पहले और देशों के साथ जो व्यापार होता था वो खत्म हो गया, तो हम किसके साथ व्यापार कर रहे थे? अब इनके साथ ही कर रहे थे पहले। ठीक है,
इनके साथ कर रहे थे। अब हमारा माल सिर्फ इंग्लैंड जाता था, हम इंग्लैंड वालों के लिए माल बेचते थे दोस्तों, हमारा माल सिर्फ इंग्लैंड में भर रहा था। अब भैया इंग्लैंड में भर रहा था, इन्होंने क्या कहा कि हम आपके माल पर टैक्स लगाते हैं, कितना 70 से 80% टैक्स लगाते हैं आपके माल पर। भैया अब 100 रुपए की चीज आप हम 100 रुपए का माल हम इंग्लैंड को बेचते हैं, कितना 100 रुपए का जा रहा है दोस्तों। अब उस पर क्या करते थे भाई, वो वहां पर टैक्स लगा देते वहां के लोगों के लिए कि आप यहाँ से माल खरीदते हो तो 100 रुपए की चीज को यहाँ पर 170 रुपए में। भाई वो कहेंगे भाई ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है, तो वो यहाँ से माल क्यों खरीदेगा वहां का लोग फिर। तो यही होता है दोस्तों, 70 से 80% तक भारी चुंगी लगाई, जबकि इंग्लैंड के माल पर भारत में लगभग कोई चुंगी नहीं थी। जबकि वहां से जो माल जो दोस्तों भारत आ रहा था उस पर कोई भी टैक्स नहीं, वो टैक्स फ्री होगा सबका सब। यानी कि वो वहां से इसको हम वहां से दोस्तों उसको 100 रुपए में ले रहे हैं, तो हमको अपने देश में उसको 100 रुपए में ही बेचना पड़ेगा। तो भाई एक बात बताओ, आप दुकान पर जाकर आप हम भैया हम परचूनी की दुकान पर जाते हैं, परचूनी की दुकान से कोई 110 रुपए का बिस्कुट का पैकेट खरीदते हैं, क्या भाई वो 10 रुपए का बिस्कुट वो जो दुकानदार लेकर के आ रहा है उस कार्टून को, क्या वो 10 का ही लेकर आ रहा है? नहीं भाई, शायद वो बिस्कुट का पैकेट जो दोस्तों लेकर के आएगा उस पैकेट उस पूरे डिब्बे के अंदर कह सकते हैं 100 बिस्कुट के पैकेट हो दोस्तों, क्या वो सारे के सारे 10-10 रुपए के ही होंगे? नहीं भाई, वो उसको थोक में लेकर के आया, वो पूरा कार्टून लेकर के आया है। जब वो पूरा कार्टून लेकर के आया तो शायद हो सकता है कि वो बिस्कुट का एक बिस्कुट का पैकेट जो है उसके अंदर दोस्तों कई सारे बिस्कुट के पैकेट है। अब ऐसा थोड़ी है भाई कि उसमें जो बिस्कुट के पैकेट है वो पर 10 रुपए का, नहीं भाई, वो 7 रुपए का हो सकता है, 8 रुपए का हो सकता है। तो दोस्तों वो उसको 10 रुपए में बेचेगा, यानी कि वो एक बिस्कुट के पैकेट पर 2 रुपए या 3 रुपए बचा रहा है। अब वो यहाँ पर जैसे ही दोस्तों एक 2 या 3 रुपए बचा रहा है, यानी कि वो अपना प्रॉफिट तो करेगा कि नहीं करेगा। वो आपको वहां से 10 में लिया, आप उसको आपको भी 10 में बेच देगा, तो भाई वो खुद का कमाएगा, वैसे ही बैठा है? नहीं। तो भाई वही चीज है कि हम जो माल बेच रहे थे दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो माल आ रहा था इंग्लैंड से, तो वहां पर हो क्या रहा था कि हम इंग्लैंड से माल खरीदेंगे और हमको भारत में दोस्तों बेच रहे हैं, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं है। तो भैया यानी कि इस तरह से नहीं होगा, ठीक है, यानी कि ट्रेड डील टैक्स फ्री, ठीक है। तो भाई देखो इसके बाद बात करें दोस्तों, 19वीं सदी के बाद दोस्तों भारत से इंग्लैंड को कच्चा माल दोस्तों, क्या 19वीं सदी के बाद भारत से इंग्लैंड को कच्चा माल रुई, पटसन, नील, चमड़ा, सोरा आदि की बात करें भेजा जाने लगा। जबकि इंग्लैंड से भारत में दोस्तों मशीनों से बने सूती ऊनी कपड़े और मशीनों के पुर्जे आयात किए गए। हम क्या कर रहे थे दोस्तों, उनसे पूरा का पूरा तैयार माल खरीद रहे थे। क्या खरीद रहे थे? तैयार माल। वो हमसे यहाँ से कच्चा माल खरीद रहे थे और हम उनसे बना बनाया माल खरीद रहे थे दोस्तों, ठीक है। बना बनाया माल खरीद रहे थे, तो बना बनाया माल जब खरीदेंगे तो दोस्तों वो तो बहुत महंगा पड़ेगा ना, जबकि हमारे यहाँ से वो कच्चा माल खरीद रहे वो बहुत सस्ता, इसके अलावा दोस्तों बहुत ही कम दामों पर वो हमसे खरीद रहे थे, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति खराब थी, हमको अपना माल बेचना था, तो हम कैसे भी अपना माल बेच रहे थे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपन यहाँ पर बात करें रजनी पाम दत्त। कौन दोस्तों? रजनी पाम दत्त जो है, इनके अनुसार 1814 से 1835 के बीच, कब? 1814 से 1835 के बीच दोस्तों भारत में इंग्लैंड के सूती कपड़ों की जो खपत है उसमें क्या हुई? अत्यधिक वृद्धि हुई। यानी कि भारत में दोस्तों इंग्लैंड के जो सूती कपड़े आ रहे थे बन करके उनमें बहुत अधिक खपत होती है दोस्तों, यानी कि यहाँ के लोग पसंद करते होंगे, ठीक है। जबकि भारत से जाने वाले वस्त्रों का निर्यात लगातार घट रहा था दोस्तों, क्योंकि यहाँ से तो क्या जाता था? कच्चा माल जाता था, कच्चा माल ही तो जाएगा, वहां से बना बनाया माल आता था। और ये वहां से बना बनाया माल आ रहा है तो लोग उसको पसंद कर रहे थे, उसको दोस्तों खपत बढ़ी, यानी कि उनकी तो बिक्री बढ़ रही थी जबकि हमारी बिक्री घट रही थी, ठीक है। इससे स्पष्ट होता है कि अंग्रेजी माल का आयात बढ़ा और भारतीय माल का निर्यात घटा। उनका आयात, हमारे क्या दोस्तों, अंग्रेजी माल का आयात बढ़ा, यानी कि हम खरीद ज्यादा रहे थे जबकि बेच नहीं रहे थे, इतना खरीद ही खरीद रहे थे भैया, ठीक है। अब देखो भाई यहां पर बात करें दोस्तों, यहां पर अगला बात करें कि कृषि पर प्रभाव, यानी कि इंपैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें। किसकी बात करें? इंपैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर की भैया हम यहां पर बात करते हैं। कृषि भारतीय सामाजिक अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रही है। जो कृषि है वो भारतीय सामाजिक अर्थव्यवस्था का दोस्तों बिल्कुल प्रमुख आधार रही है। आपको पता है हमारे भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है कृषि पर निर्भर है दोस्तों, पहले भी थी। अंग्रेजों के आगमन से पहले दोस्तों भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी। कैसी थी? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। किसान अपनी उपज का निश्चित भाग जो है दोस्तों वो सरकार को देता था, यानी कि टैक्स, थोड़ा सा टैक्स सरकार को देता था। गांव में ही विभिन्न पेशों के लोग निवास करते थे, यानी कि दोस्तों ग्रामीण में दोस्तों जब गांव में दोस्तों जनसंख्या ज़्यादा होगी तो खेती करेंगे, और दोस्तों खेती करेंगे तो वहाँ पर जितने भी पेशे थे, इसके अलावा जो हस्तशिल्प उद्योग के अलावा जो भी उद्योग थे वो गाँव के अंदर थे, जिससे गांव की दोस्तों सभी आवश्यकताएं वहीं पूरी हो जाती थी, यानी कि गांव के लोगों को जहां बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है।
परंतु ब्रिटिश शासन ने इस आत्मनिर्भर ग्रामीण जो व्यवस्था है उसको नष्ट कर दिया। क्या कर दिया? ब्रिटिश शासन ने इस आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था को नष्ट कर दिया और कृषि को औपनिवेशिक हितों की पूर्ति का साधन बना दिया। यानी कि जो कृषि है उसको औपनिवेशिक हितों की पूर्ति का साधन बना दिया। यानी क्या भाई? यानी कि दोस्तों कि कृषि करो, कृषि का जो माल है उसको बेचो, इस तरह का बना दिया दोस्तों। बाहर बेचो, यहाँ कीमत नहीं मिलेगी तुमको। अब दोस्तों इसके लालच में यहाँ के लोग कृषि इस तरह से करने लगे थे, लेकिन भाई फायदा हुआ क्या? नहीं। वो क्या कर रहे थे? थोड़ा सा लालच दिया, इसके बाद दोस्तों उन्होंने क्या किया, यहाँ के जो माल था उसको बहुत मिनिमम प्राइजेज पर खरीदा दोस्तों। ठीक है, क्या खरीदा? बहुत मिनिमम प्राइजेज पर यहाँ से खरीदा और अपने यहाँ पर ले गए थे। ठीक है, तो कृषि पर प्रभाव इस तरह पड़ा। इसके बाद दोस्तों अंग्रेजी नीतियों के कृषि पर प्रमुख प्रभाव, और क्या प्रभाव पड़ते हैं नीतियों के, इनकी जो पॉलिसीज थी अंग्रेजों की, उनके हमारी अर्थव्यवस्था पर दोस्तों, यानी कि हमारी जो कृषि सेक्टर है, हमारा जो फार्मिंग सेक्टर है दोस्तों, उस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं दोस्तों। अगला है कि पहला प्रभाव है इनमें भूमि में वृद्धि, भूमि कर में वृद्धि, यानी कि लैंड टैक्स दोस्तों, लैंड रेवेन्यू कह सकते हो। क्या कह सकते हो? रेवेन्यू कह सकते हो। रेवेन्यू यानी कि टैक्स में बढ़ोतरी कर दी उन्होंने। तो दोस्तों देखो, भूमि कर ब्रिटिश शासन की आय का प्रमुख साधन था। क्या? जो भूमि कर है दोस्तों, ठीक है, ये ब्रिटिश शासन जो है उसकी आय का एक प्रमुख साधन था। अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए, क्या? अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी जो जैसी व्यवस्थाएं लागू की। क्या की? लागू की, जिनमें कर की दरें अत्यधिक थी। यानी कि दोस्तों कुछ अलग अलग प्रकार की जो कर लेने की जो कह सकते हैं प्रथा थी, या इनकी जो पॉलिसीज थी उनको लागू कर दिया, इनकी जो नीतियां थी उनको लागू कर दिया कि आपको इस तरह का कर देना पड़ेगा। यानी कि आपकी फसल होती है इतने बीघा में, और इतने बीघा में अगर फसल होती है तो इतना तो देना ही पड़ेगा। भैया ये नीतियां आपकी किसानों पर इतना अधिक बुरा प्रभाव पड़ा कि उनके लिए कुछ भी नहीं बच पाया। यानी कि मेहनत की तो छोड़ो दोस्तों, उनकी लागत तक नहीं उनको मिल पाती थी, यानी कि सारा का सारा इनको यही ले जाते थे। भूमि कर दोस्तों वास्तविक उपज से कहीं अधिक वसूला जाता था। क्या बोल रहा हूं? अभी बोला था ना कि भूमि कर यानी कि दोस्तों लैंड, यानी कि भूमि पर जो टैक्स लगाया जाता था वो इतना, यानी कि पहले दोस्तों, यानी कि ये जो भूमियां थी उन्होंने अपने अधीन कर ली। अब जब भूमि अपने अधीन कर ली तो दोस्तों उस पर काम करना है आपको, तो सिर्फ यानी कि भारत के लोगों को क्या करना है? काम करना है। भैया आपको सिर्फ काम करना है, आप तो क्या हो? मजदूर हो यहाँ पर। ठीक है, तो उस तरह से दोस्तों वो सिर्फ उनके लिए थोड़ी सी मजदूरी देते थे। उसके अलावा यहाँ का जो कच्चा माल था, यहाँ की जो फसल थी, उस फसल को वो अपने साथ ले जाते थे। ठीक है, किसानों द्वारा विरोध और विद्रोह के बावजूद दोस्तों सरकार ने करों में कोई भी राहत नहीं दी। इससे किसान आर्थिक रूप से कमजोर होता चला गया। क्या चला गया? किसान आर्थिक रूप से कमजोर होता चला गया। ठीक है, सख्ती से लगान वसूली, यानी कि दोस्तों बात करें सख्ती से, यानी कि बहुत कठोर तरीके से दोस्तों वो लगान को तो लेंगे ही। यानी कि वो क्या कर रहे थे कि लगान तो तुम्हें बेटा देनी पड़ेगी, नहीं दोगे तो तुम्हें हम अपनी तरीके से क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। तुमको जेल में डालना है वो हमारी इच्छा से होगा। ठीक है, हम तुमको अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे, जो हमारा मन करेगा वो हम करेंगे। तो भैया हमारा देश उनके हिसाब से चल रहा था। भूमि कर केवल अधिक ही नहीं था, भूमि कर यानी कि जो लैंड पर जो रेवेन्यू लगा रहे थे, वो टैक्स लगा रहे थे, वो अधिक ही नहीं था, बल्कि उससे वसूल करने के तरीके भी अत्यंत कठोर थे भैया। जैसे कोई, जैसे कि मैंने भाई किसी से कर्ज ले लिया थोड़ा सा, अब भैया कर्ज ले लिया तो वो आदमी इस तरीके का था भाई, कुछ पैसे लिए और परिस्थितियां ऐसी हो गई कि भाई उसको नहीं दे पाए, और हमारे बीच में यानी कि हमने दोस्तों किसी से पैसे लिए कुछ काम के लिए कि हमको ज़रूरत है, हमारे पास कोई इनकम का स्रोत है दोस्तों, जिसके बाद हमको लगता है कि हम दे देंगे, लेकिन दोस्तों आपकी परिस्थितियां ऐसी बनती है कि आपकी जॉब चली जाए या आपकी नौकरी चली जाए दोस्तों, कोई ऐसी परिस्थिति आ पड़े दोस्तों कि आपका जितना पैसा आपने लिया था वो नहीं चुका पाओगे, वो भी चला जाए दोस्तों, तो वो दूसरा बंदा है ना जिससे आपसे कर्ज लिया, वो कुछ ऐसा होता है भाई, जैसे अंग्रेज जैसे आज भी हमारे देश के अंदर दोस्तों ऐसे लोग हैं, नहीं दे पाता है तो भैया इसका घर नाम करो, इसका खेत नाम करो, इसको यहाँ से भगाओ, भाई मेरा तो पैसा चाहिए तुमसे, मुझको नहीं पता तू गरीब है, चकुच है, तेरा धंधा चौपट हो गया, तू बर्बाद हो गया, मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को मेरा पैसा चाहिए, नहीं दे सकता, घर को नाम कर, खेत को नाम कर। तो भैया ऐसा होता है ना, वही है, अत्यंत कठोर था भाई उनका जो कर वसूलने का। किसानों से लगान नगद लिया जाता था, किसानों से लगान जो है वो नगद लिया जाता था, पैसा दो, कैश दो बिल्कुल, और समय पर लिया जाता था, टाइम पर पहुंच जाते थे, हाँ भाई पैसा निकाल। भुगतान न करने पर, समय पर भुगतान न करने पर दोस्तों उनकी भूमि जो है वो नीलाम कर दी जाती थी। ठीक है, अभी बताया था ना मैंने, कई प्रांतों में लगान न देने पर भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई की जाती थी। भाई अपने हिसाब से, उनके हिसाब से कानून था,
कानून के उनके हिसाब का था। अब कानून उनके हिसाब का था, भूमि कर वसूलने के तरीके उनके हिसाब से थे, तो भैया हम कौन थे? हम तो बस एक मजदूर, एक आम आदमी थे। तो यानी कि दोस्तों आम आदमी की स्थिति की यदि बात करें आज कैसी है, पहले कैसी थी, ये थोड़ा सा हमको खुद को सोचना चाहिए। या आज भी हमारी स्थिति ऐसी ही है या पहले ही ऐसी थी? ठीक है, सरकार ने हमारे लिए क्या परिवर्तन किए हैं, तो ये थोड़े से समझने के विचार हैं दोस्तों, सोचने की चीज़ें हैं। ठीक है, ये मैं आपसे पर्सनली कह रहा हूँ भाई। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, कई प्रांतों में लगान न देने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाती थी। इन अत्याचारी तरीकों ने किसानों की स्थिति को और दयनीय बना दिया। भाई आप इतना जब उन पर कष्ट दोगे तो भाई वो बंदा क्या करेगा? आत्महत्या करेगा। ठीक है, किसानों की ऋणग्रस्तता, यानी कि भैया अब वो किस में दब गए? कर्जे में आ गए। किस में आ गए? कर्जे में आ गए। भाई पेट पालने के लिए, बच्चे पालने के लिए वो क्या करते हैं? कर्ज लेते हैं। अब कर्ज किससे लेते हैं? जमींदारों से कर्ज लेते हैं। तो देखो आगे, यानी कि दोस्तों ऊंचे भूमि कर, क्या ऊंचे, बड़ी बड़ी बहुत बड़े कर्जे, यानी कि ऊंचे भूमि कर, बहुत बड़ा कह सकते हैं, एक बड़ी मात्रा में टैक्स लगा देना। उनके कारण दोस्तों, वसूली के कारण किसान साहूकारों से ऋण लेने को मजबूर हो गया। किसान जो है साहूकारों से क्या लेने के लिए मजबूर हो गया? ऋण लेने के लिए मजबूर हो गया। जहां अन्य देशों में ऋण उत्पादन बढ़ाने के लिए लिया जाता था, जहां दोस्तों अन्य देशों में ऋण उत्पादन बढ़ाने के लिए लिया जाता था, इसके लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए और देशों में टैक्स लिया जाता है ना कि उत्पादन बढ़ाना है देश का, दोस्तों वहीं भारत में किसान ऋण लगान चुकाने की और सामाजिक आवश्यकताओं के लिए लेता था। किसके लिए? ऋण, यानी कि भैया ऋण लगान चुकाने की, जो लगान, जो टैक्स लगाया है अंग्रेजों ने, उसके लिए वो क्या ले रहा है? किसी दूसरे से कर्ज लेना है भाई कि मुझको टैक्स देना है। भाई टैक्स के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है उसको। ठीक है, और सामाजिक आवश्यकताएं, उसको जो जरूरत है, उसकी जो जरूरत है उनके लिए उसको कर्ज लेना पड़ रहा है, आवश्यकताओं के लिए। उच्च ब्याज दरों के कारण किसान जीवन भर कर्ज में डूबा रहता है, यानी कि उसकी जिंदगी दोस्तों किस में निकल जाती? कर्जे में निकल जाती। उसकी जिंदगी किस में? कर्जे में निकल जाती। ठीक है भाई, आई बात समझ में कुछ? इसके बाद देखो भाई, यानी कि किसान का जीवन दोस्तों किस में डूब जाता था? जवानी से लेके दोस्तों बुढ़ापे तक वो कर्ज में डूबा रहता। ठीक है, अंग्रेजी शासन ने साहूकारों को भूमि जब्त करने का अधिकार दे दिया। अब मैं बता रहा था ना, साहूकार जो क्या करते थे, अंग्रेजों के अधीन थे दोस्तों, हालांकि वो भी, लेकिन उनकी स्थिति क्या बेटर, कैसे बेटर थी? वो इन किसानों पर कर्ज लगाते थे, किसान, अंग्रेज उन किसानों पर कर्ज टैक्स लगाते थे। उस टैक्स को वसूलता कौन था? जमींदार वसूलता था। अब भैया वहां पर वो जो साहूकार था ना, वो 1 का 2 लेता था, यानी कि 200 के 400 लेता था, तो 400 के 800 लेता था बना करके। नहीं, तूने इतना लिया था, इतना हो गया तेरा, अब तूने पहले नहीं दिया था। इस तरह से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इतनी बुरी स्थिति कर दी थी उन्होंने, इतनी बुरी कि भाई सोच नहीं सकता। लेकिन भाई मैं आज एक बात कहूँ आपसे कि आज हम जो हैं भाई, आज थोड़ा सा इस तरह जो आज़ादी से जी रहे हैं दोस्तों, वो किसकी देन है? हमारे जो पूर्वज थे दोस्तों, जिन्होंने स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया। ठीक है, उनकी देन है दोस्तों। और स्वतंत्रता, यानी कि जो स्वतंत्रताकारी थे, जो आंदोलनकारी थे, जिन्होंने हमारे लिए दोस्तों जान तक दे दी थी, यानी कि अपना जीवन दोस्तों उन्होंने इस तरह से निकाला था। आप सोच सकते हो कि आज जो जीवन अपन जी रहे हैं, यानी कि हम अपने से आगे वाली जो पीढ़ी है ना, वो कैसे जिएगी, वो आज हम पर डिपेंड करता है। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है? आज हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आज हम कैसे जी रहे हैं दोस्तों, अगर हम अच्छी तरह से अपना जीवन निकालते हैं, ठीक है, हम आज मेहनत करते हैं, तो शायद आगे आने वाला जो है दोस्तों वो और अच्छा करेगा। ठीक है, हम अच्छा करते हैं तो वो और अच्छा करेगा, क्योंकि दोस्तों चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि उच्च ब्याज दरों के कारण किसान जीवन भर कर्ज में डूबा रहता। अंग्रेजी शासन ने साहूकारों को भूमि जब्त करने का अधिकार दिया, जिससे किसानों की जमीनें उनके हाथों से निकलती चली गई। बिल्कुल, उनकी जमीनें दोस्तों वो चली गई। साहूकार ने सारी की सारी जमीन नाम कर ली, किसके? अपने। कुछ भाग अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, रजनी पाम दत्त के अनुसार किसानों की ऋणग्रस्तता का दोस्तों, किसानों की जो ऋणग्रस्तता थी, यानी कि वो ऋण में जो ऋण कर्जे में डूबे थे, उसका मुख्य कारण ब्रिटिश मालगुजारी,
व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी? तो ब्रिटिश मालगुजारी व्यवस्था अंग भारतीय किसानों की ऋणग्रस्तता का एक महत्वपूर्ण कारण थी। ठीक है, इस प्रकार वंशानुगत ऋणग्रस्तता की स्थिति उत्पन्न हो गई। और भाई वंशानुगत ऋणग्रस्तता यानी कि एक बंदा जो जीवन भर कर्ज में डूबा रहा, उसको, वो तो मर गया, अब वो मर गया तो भाई होगा क्या, ये कर्जा अब उसके बच्चों को देना पड़ेगा, अगर वो नहीं दे पाए तो उसके बच्चों को देना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों ये तो एक परंपरा चली आ गई कि ये तुम्हारे पिता का कर्ज था, ये तुमको देना पड़ेगा। पिता का कर्ज, पिता जो पिता के पिता का कर्ज था, अगर पिता नहीं दे पाए तो नाती को देना पड़ेगा। यानी कि कैसी हो गई, ये वंशानुगत परंपरा हो गई। यानी कि आप सोच सकते हो भाई कि कितना खतरनाक, कितना बुरा वो इस समय रहा होगा वो वाला, ऐसे व्यक्ति हमारे देश के व्यक्तियों के लिए। भूमि पर बढ़ता हुआ बोझ दोस्तों, यानी कि इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ लैंड की यदि बात करें, ये क्या है? अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों और औद्योगिक नीतियों के कारण भारतीय हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो गया। इससे दोस्तों लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए, कृषि की ओर आए, जिससे भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ गया। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, कृषि पर प्रभावों में देखें, अगला प्रभाव क्या है दोस्तों? 1899 में कृषि पर निर्भर जनसंख्या 61% थी, जो 73% हो गई। इसके परिणाम स्वरूप भूमि का अलाभकारी छोटे छोटे जोतों में विभाजन हुआ। जो परिणाम स्वरूप क्या होता है दोस्तों? भूमि जो है उसका अलाभकारी छोटे छोटे जोतों में विभाजन हुआ। यानी कि जो इतना बड़ा खेत था दोस्तों, अब वो छोटे छोटे खेतों में बट गया। ठीक है, किसमें बट गया? इतने छोटे छोटे। उत्पादन घटा और अकालों की स्थिति उत्पन्न हुई, उत्पादन भी घट गया। अब क्या हुआ? उत्पादन घट गया भाई। ठीक है, जब छोटे छोटे खेत हो जाएंगे उत्पादन सीधा सा है, घटेगा। उत्पादन घट गया दोस्तों और अकालों की स्थिति उत्पन्न होने लगी। अब किसकी? अकाल। ठीक है, इस प्रकार अंग्रेजी नीतियों ने किसानों की स्थिति को और अधिक शोचनीय बना दिया। बिल्कुल बना दिया भैया। भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व की स्थापना दोस्तों, ओनरशिप ऑफ लैंड की बात करें, यानी कि खुद की भूमि की बात करें। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व दोस्तों भूमि की खरीद फरोख्त नहीं होती थी। यानी कि भूमि को खरीदा बेचा नहीं जाता था, जमीन को बेचा नहीं जाता था, खरीदा नहीं जाता था। परंतु ब्रिटिश शासन ने दोस्तों भूमि जो है उसकी निजी, भूमि को क्या बना दिया? निजी संपत्ति बना दिया। अब यानी कि जब निजी संपत्ति है तो भाई आदमी बेच सकता है उसको। स्थायी बंदोबस्त की बात करें दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी आदि प्रणालियों के तहत जमींदार, साहूकार, व्यापारी वर्ग जो है दोस्तों उसका उदय हुआ। यानी कि दोस्तों इसमें फायदा कौन कमा रहा था? जो साहूकार थे, जो जमींदार लोग थे, ये इसमें फायदा उठा रहे थे। जो व्यापारी वर्ग था जिसने किसानों का शोषण किया था। यानी कि दोस्तों इसमें ये जमींदार, ये साहूकार ऐसा नहीं है ये भी अंग्रेज थे, ये हमारे देश के ही थे। अब ये हमारे देश के थे, इनकी स्थिति बेटर थी, अच्छे थे दोस्तों, पैसा अच्छा था, व्यापार था इनके पास, जमीन थी इनके पास। और ये क्या कर रहे थे? तो किसानों, ये किसके अंडर में थे दोस्तों? ये अंग्रेजों के अधीन थे। अंग्रेजों ने इनको क्या दे रखा था? काम दे रखा था, किसका? टैक्स वसूलने का। अब ये टैक्स वसूलने का काम करते। इसके अलावा जो व्यापारी वर्ग था वो व्यापार करता था, यानी कि दोस्तों कच्चा माल इनके उद्योग धंधों में आता था। तो इनकी स्थिति तो फिर भी बेटर थी, क्या थी? इनकी बेटर थी। इन्होंने क्या किया फिर दोस्तों? जिस तरह किसानों पर अत्याचार अंग्रेज कर रहे थे उसका फायदा ये भी उठा रहे थे। यानी कि दोस्तों उनका टैक्स वसूलने का काम किनका था? इन साहूकारों का, इन जमींदारों का। अब दोस्तों ये क्या कर रहे थे? यहाँ पर ये जो टैक्स वसूल रहे थे, ये किससे वसूल रहे थे? किसानों से दोस्तों। ये 200 का कितना लेते थे? जैसे 400 200 रुपये का, चार मैं कहता हूँ कि 200 रुपये थे दोस्तों, उस पर 400 रुपये, 200 रुपये और टैक्स ले रहे हैं ये दोस्तों। उसमें से 100 रुपये अंग्रेजों को दे देते, खुद 100 रख लेते, इसको 100 खुद रख लेते थे दोस्तों। ये बीच में थे, इस तरह से खा लेते थे। उसके अलावा दोस्तों इन्होंने इस तरह से शोषण प्रारंभ किया किसानों का। और भूमि को दोस्तों कह सकते हैं जैसे कि किसी की भूमि दोस्तों इतनी थी, उसको कम कर दिया, किसी को ज़्यादा कर दिया, मेड़ बढ़ा दी, कह सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो दोस्तों उसमें किसका नुकसान होता है? सिर्फ आम आदमी का नुकसान होता है, गरीब आदमी का। AR देसाई के अनुसार भूमि अब पण्य वस्तु बन गई। कैसी दोस्तों? पण्य वस्तु बन गई, इसे खरीदा बेचा और गिरवी रखा जा सकता था। ठीक है, अब यानी कि दोस्तों इन्होंने जब भूमि जो बंदोबस्त व्यवस्था है दोस्तों, ठीक है, जो भूमि जो व्यवस्था है, यानी कि निजी संपत्ति हो सकती है, यानी कि किसानों की निजी संपत्ति हो सकती है। भाई संपत्ति तो हो सकती है, लेकिन उस संपत्ति को कैसे हड़पना है वो भी इनके पास, इनको एक तरीका पता लग गया था। तो इस तरह से उन जमीनों को इन्होंने अपने नाम कर लिया था। इसके बाद देखें अपन भूमि का विभाजन, यानी कि डिवीजन ऑफ लैंड की बात करें। किसकी बात करें? डिवीजन ऑफ लैंड की यहाँ पर दोस्तों बात करें। भूमि के निजी स्वामित्व की बात करें दोस्तों, भूमि के निजी स्वामित्व और संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण क्या दोस्तों? भूमि का विभाजन कैसे हुआ? भूमि के निजी स्वामित्व, यानी कि यहाँ पे
जैसे किसी परिवार के पास भूमि है अपनी, अब दोस्तों किसी परिवार के पास भूमि है तो उसमें जो अगली पीढ़ी आएगी दोस्तों तो वो बटेगी उसमें। अब बटेगी दोस्तों, देखो क्या होगा, भूमि का निजी स्वामित्व और संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित हो गई, बट गई। समझ में आया? जैसे कि दोस्तों हमारे पिता के पास भूमि थी, उनके और पिता के पास भूमि थी, तो हमारे दादाजी के पास जो भूमि थी उसके बाद जो उनके बच्चे थे यानी कि हमारे पिता थे, जो और भी उनके साथ के थे, भाई बहन थे, तो वो भूमि उनमें बट गई। अब जब भूमि उनमें बट गई तो दोस्तों वो उनके अलग अलग हिस्से करने लगे, यानी कि जो इतना बड़ा खेत था, अब दोस्तों वो इतना बड़ा खेत इतने छोटे छोटे हिस्सों में बट गया। ठीक है, इतने छोटे छोटे हिस्सों में बट गया। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, जब वो इतने छोटे छोटे हिस्सों में बट गया यानी कि दोस्तों ये संयुक्त परिवार टूट गया। ठीक है, इस तरह भूमि का क्या हो गया, विभाजन हो गया। अब भूमि का विभाजन हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर कोई बंदा ये चाह रहा है कि मैं खेत करूँ या ना, इसने इस साल रख दिया इसको, बिल्कुल ऐसा ही रख दिया कि नहीं मेरे को खेती नहीं करनी। इसने खेती की, इसने खेती नहीं की, इसने की, तो दोस्तों इस तरह से क्या होगा, उत्पादन कम होगा। कोई करेगा कोई नहीं करेगा, ठीक है, इस तरह से उत्पादन कम होगा। जहाँ पहले इतने बड़े खेत में जो उत्पादन हो रहा था, क्या वो अब इतने बड़े खेतों में हो जाएगा? नहीं भाई। अब देखो भाई यहाँ पर इसके बाद देखते हैं, खेती पर बढ़ती जनसंख्या निर्भरता इसका प्रमुख कारण थी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, भूमि छोटे छोटे भागों में टूट गई। अब यहाँ पर हर बंदा कृषि पर निर्भर हो रहा था, तो उसके लिए अलग से खेत था। अब जब अलग से खेत हो गया यानी कि इतना बड़ा खेत था वो इतने छोटे छोटे भागों में टूट गया, इन्होंने भैया टैक्स लगाना शुरू किया। और जब टैक्स लगाना शुरू करेगा तो साहूकार इस पैसे टैक्स लेगा, इस पे से भी टैक्स लेगा, इससे भी टैक्स लेगा, इससे भी टैक्स लेगा, इससे भी लेगा, इससे इसने अपना टैक्स दे दिया, इसने अपना टैक्स दे दिया, इन भाई साहब ने अपना टैक्स नहीं दिया, इन भाई साहब ने अपना टैक्स नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया। अब जब टैक्स के लिए पैसे नहीं है तो कहाँ से देंगे, तो भैया इसकी ज़मीन नीलाम होगी, इसकी ज़मीन नीलाम होगी, इसकी भी ज़मीन नीलाम होगी। अब ये खेत क्या हुआ भैया, ये खेत जहाँ इतना बड़ा था, इतना बड़ा खेत था, अब इतना ही बड़ा रह गया, यानी कि उत्पादन घट गया, वो बंदा कर्ज में डूब गया। ठीक है, आई बात समझ में भाई तुमको? इसके बाद देखो आगे, आगे देखो भाई 1917 में डॉक्टर हेराल्ड, दोस्तों कौन, डॉक्टर हेराल्ड मान के अनुसार ब्रिटिश काल में 84% जोतें 10 एकड़ से कम थी। कितनी? 84% जोतें 10 एकड़ से कम थी, इससे कृषि अलाभकारी हो गई। यानी कि दोस्तों यहां पर बात हो रही है जोतों की संख्या की। जोत यानी कि दोस्तों जैसे कि इतना बड़ा खेत, जो इतना बड़ा खेत था ये इतना छोटा छोटा सा हो गया दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों 84% जोतें 10 एकड़ से कम थी, 10 एकड़ से कम थी, इस तरह से। इसके बाद देखो भाई अगला है अपना कृषि का वाणिज्यिकरण, यानी कि कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें। देखो अंग्रेजों ने किसानों को दोस्तों खाद्यान्न के स्थान पर व्यापारिक फसलें जैसे कि कपास यानी कि रुई दोस्तों, जूट, नील, अफीम और चाय, ठीक है, आदि उगाने के लिए क्या किया, बाध्य किया। यानी कि भाई जैसे हमारे यहाँ गेहूं होता है, बाजरा होता है, सरसों होती है कि नहीं, इनको नहीं, आप क्या उगाओगे, चाय उगाओगे, आप क्या उगाओगे, कपास उगाओगे, आप क्या उगाओगे, जूट उगाओगे, नील उगाओ, नील का पैदावार होगी यहाँ पर, आप क्या अफीम की पैदावार करो। ये कैसी फसलें हैं दोस्तों, ये व्यापारिक फसलें हैं। व्यापारिक यानी कि कैसे ही खेत से निकाला और सीधा मार्केट में लेकर के आए और बेचा, इस तरह की फसलों का उत्पादन करना है आपको। उगाने के लिए बाध्य किया, क्या किया, उगाने के लिए बाध्य किया भाई, ठीक है। उसके बाद देखो इसका उद्देश्य अंग्रेजी उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराना था। इसका उद्देश्य क्या था, जो अंग्रेजी उद्योग हैं दोस्तों उनको कच्चा माल, क्योंकि उनको कच्चा माल यहां से मिल गया, कपास मिली, जूट मिली, नील मिली, अफीम मिली, चावल चाय मिला, ठीक है। परिणाम स्वरूप किसान बाजार और बिचौलियों पर निर्भर हो गए दोस्तों। किस पर निर्भर हो गए अब किसान, बाजार पर और बिचौलियों पर, क्योंकि दोस्तों ये कैसी फसलें हैं, नगदी फसलें हैं, खेत से लाओ सीधा बाजार में लेकर के जाओ। अब बाजार किसके हाथ में था, अंग्रेजों के हाथ में था, साहूकारों के हाथ में था। वो अपने हिसाब से दोस्तों इनको पैसे देते थे, उनको तो पैसे की ज़रूरत थी दोस्तों, क्योंकि इनकी स्थिति पहले ही कर्जे में डूब रही थी दोस्तों। यहाँ पर इनको क्या थी, तो ये किस पर निर्भर हो गए, बाजार पर निर्भर हो गए। किस पर, बाजार पर निर्भर हो गए। यानी कि अब दोस्तों ये क्या करेंगे, बार बार इन्हीं फसलों को करेंगे, क्योंकि इनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। क्या चाहिए, पैसा चाहिए। इस तरह से दोस्तों कृषि का वाणिज्यिकरण हो गया। इसके बाद देखो कृषि का पिछड़ापन, यानी कि बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें। कृषि पिछड़ गई, कैसे पिछड़ेगी दोस्तों, देखो ऊंचा भूमि कर, यानी कि भूमि पर बड़े बड़े टैक्स लगाए गए। कठोर वसूली की बात करें,
कठोर तरीके से वसूली किया जाना। ठीक है, भूमि का विभाजन यानी कि लैंड का डिवीजन हो गया। वाणिज्यिकीकरण की बात करें यानी कॉमर्शलाइजेशन हो गया। उसके कारण भारतीय कृषि पिछड़ी और गतिहीन हो गई। दोस्तों, ऊंचा भूमि कर, कठोर तरीके से वसूली, भैया पैसा निकाल, इस तरह से पैसा निकाल, तेरे को तेरा पैसा देना पड़ेगा, अभी देना पड़ेगा, नहीं तो भूमि नीलाम हो जाएगी तेरी। इस तरह से घर नीलाम हो जाएगा। भूमि का विभाजन, जमीनें बट गई दोस्तों, एक खेत जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, संयुक्त परिवार अब एक छोटे छोटे परिवारों में टूट गया। वाणिज्यिकीकरण हो गया, कॉमर्शलाइजेशन हो गया दोस्तों। भारतीय कृषि पिछड़ी और गतिहीन हो गई। भाई कृषि अब पिछड़ गई, अलग अलग खेत हो गए, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। जहां दोस्तों एक खेत 100 बीघा में या 50 बीघा में होता था एक परिवार का, अब वो 5-5 बीघा, 1-1 बीघा, 2-2 बीघा पर आ गया। उत्कृष्ट किसान उत्पादन बढ़ाने में रुचि नहीं लेता था, क्योंकि लाभ साहूकार और जमींदार ले जाते। तो भैया तो किसान था ना, वो उत्पादन बढ़ाने में रुचि नहीं लेता था। उत्पादन अच्छा हो, नहीं हो, मत हो, बिल्कुल मत हो। क्यों भाई, एक बात बताओ, तुम किसी के नीचे काम करते हो भाई, वो बंदा तुम पर जुल्म ढा रहा है, तुम्हारा शोषण कर रहा है, क्या तुम सोचोगे इसका भला हो? भैया तुम क्या सोचोगे, एकदम मरे अच्छी तरीके थे। ऐसा सोचते हैं भाई। ठीक है, तो किसान उत्पादन बढ़ाने में रुचि नहीं लेता था। वो क्या सोचता था, मेरे को मेरा काम करना है, खेत में बस काम करके घर जाना है। क्योंकि लाभ साहूकारों को और किसको मिलता था, जमींदारों को मिलता था। रजनी पामदत्त के अनुसार 1901 से 1939 के बीच कृषि उत्पादन में लगभग 14% की क्या आ गई भैया, गिरावट आ जाती है। इससे होता क्या है भाई, देखो, जब इंटरेस्ट के साथ कोई काम नहीं करेगा ना, रुचि के साथ मन लगा करके कोई काम नहीं करेगा, तो वो काम सीधी सी बात है वो गिरेगा काम दोस्तों, काम बिल्कुल बेकार होगा। और इसी तरह दोस्तों लंबे उसका थोड़ा सा टाइम बाद उसकी परिणाम देखे गए। क्या परिणाम देखे गए कि कृषि में कितनी आती है, उत्पादन में 14% की सीधी गिरावट आती है। कब दोस्तों, 1901 से लेकर के 1939 के बीच, यानी कि इतने साल तक उत्पादन गिरता रहा। इसके बाद दोस्तों अकाल, गरीबी और भुखमरी की बात करें, यानी कि फेमाइन, पॉवर्टी एंड स्टारवेशन की बात करें। अंग्रेजी शासन का सबसे गंभीर परिणाम अकाल और भुखमरी, यानी कि भैया इन्होंने हमको भूखा मार दिया था। क्या मार दिया था, अपन को भूखा मार दिया। देखो भाई, 1770 से 1900 के बीच दोस्तों कितने अकाल पड़े, 24 भीषण अकाल पड़े। कितने भीषण, 24 भीषण अकाल पड़े थे भैया। किसके समय, 1770 से भैया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में। 1770 से लेकर के 1900 के दशक तक, यानी कि दोस्तों कम से कम हम बात करें, हमने 130 साल भीषण अकाल में गुजारे। इसके अलावा 200 साल अंग्रेजों की गुलामी में गुजारे। अकाल के समय भी भारत में दोस्तों अनाज का निर्यात जारी रहा। अकाल के समय भारत में किसका निर्यात जारी रहा, अकाल के समय दोस्तों अनाज का निर्यात जारी रहा। यानी कि यहां से दोस्तों अनाज जो था, अनाज यानी कि यहां से जो गेहूं था, यहां से चावल था, यहां से मक्का था, वो कहां विदेश में जा रहा था, इंग्लैंड में जा रहा था। दादा भाई नौरोजी ने क्या लिखा है कि भारत की गरीबी हृदय विदारक थी। कैसी थी, हृदय विदारक, यानी कि दोस्तों हृदय पिघल जाए, देख करके आदमी रोने लग जाएगा देख करके, ऐसी स्थिति थी हमारी उस वक्त। 1930 के दशक में दोस्तों भारत की औसत आयु लगभग कितनी थी, 32 वर्ष रह गई। कितनी रह गई भाई, हमारी औसत आयु 32 साल। कि आदमी सिर्फ 32 साल ही जिंदा रहेगा। क्यों भाई, दिमाग से क्या कर दिया था उन्होंने, हमको पैदल कर दिया था। दिमाग से क्या कर दिया था, बिल्कुल दबा कुचला। और दोस्तों यानी कि एक कह सकते हैं ऐसा इंसान जो सिर्फ बेड़ियों में पड़ा रहे और काम करता रहे। क्या रहे, बेड़ियों में पड़ा रहे, काम करता रहे। हमारी उम्र को कम कर दिया। क्या कर दिया, हमारी उम्र को कम कर दिया भाई। मैंने तुमसे शुरुआत में ही कहा था कि भाई हमारी स्थिति ऐसी कर दी थी। कोई बंदा दोस्तों जो थोड़ा सा दिल से और दिमाग से अच्छा सोचता है ना, वो रोने लग जाए देख करके। ठीक है, इसके बाद देखो भाई, पुराने जमींदारों की तबाही और नए जमींदारों वर्ग का उदय। यानी कि भाई जमींदारों की भी तबाही होने लगी। और ये जमींदार तबाही देखो भाई, मध्यकालीन अर्थव्यवस्था में दोस्तों कृषि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत थी। बिल्कुल, हमारी जो कृषि थी दोस्तों, हमारी जो आय थी वो आय कृषि पर निर्भर थी। बिल्कुल, ब्रिटिश शासन जो है दोस्तों, उसकी स्थापना के बाद, ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद भी कृषि ही सरकार की मुख्य आय का साधन बनी रही। दोस्तों क्यों, क्योंकि वो यहाँ पर टैक्स लगा रहे थे, हमसे लगान ले रहे थे, तो आय तो होगी यहाँ से। स्थायी और सुनिश्चित राजस्व प्राप्त करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने विभिन्न भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की। मैंने अभी बताया था, लगान, टैक्स, भू राजस्व कर।
इसके कारण इससे ही दोस्तों वो अपनी कृषि से उत्पादन नहीं हो रहा, तो भूमि को दोस्तों अपने इससे मिलेंगे, इससे उनकी आय हो रही है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त दोस्तों, कहां पर? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, मद्रास में रैयतवाड़ी और उत्तरी भारत में महलवाड़ी। कहां पर? उत्तर भारत में तो महलवाड़ी दोस्तों, मद्रास में रैयतवाड़ी की बात करें, और बंगाल में दोस्तों स्थायी बंदोबस्त। ये क्या थी दोस्तों? व्यवस्थाएं थी इनकी भूमि राजस्व को इकट्ठा करने की। इन व्यवस्थाओं के परिणाम स्वरूप भारत में पुराने परंपरागत जो जमींदार थे उनका पतन हो गया दोस्तों। जो पुराने जमींदार थे उस वक्त जब अंग्रेज नहीं आए थे, उनसे पहले जो जमींदार जो किसानों के लिए दोस्तों कर्जा देते थे या कुछ टैक्स लेते थे, यानी कि वो क्या कुछ नियम के हिसाब से टैक्स लेते थे, उतना ही लेते थे कि शोषण ना हो, क्या ना हो? शोषण ना हो। लेकिन दोस्तों अब क्या होता है, देखो उनका पतन हो जाता है कि वो भी गड्ढे में चले गए। भाई तुम अपने हिसाब से यदि ऐसा करोगे, लोग अपने हिसाब से ही टैक्स लोगे, तो भाई अंग्रेजों ने कहा एक मिनट भाई, ठीक है। एक नए शोषक जमींदार वर्ग का उदय हुआ, एक नए शोषक जमींदार वर्ग का उदय हुआ दोस्तों। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को केवल भू राजस्व वसूलने का अधिकार ही नहीं, बल्कि दोस्तों भूमि का मालिक भी बना दिया गया। नए जमींदार वर्ग का उदय होता है, एक शोषक जो शोषण कर सके, शोषक जो शोषण कर सके। तो दोस्तों जमींदारों को केवल भू राजस्व वसूलने का अधिकार नहीं दिया दोस्तों, उनको भूमि का मालिक बना दिया। किन्होंने? अंग्रेजों ने। नए जो भू राजस्व इकट्ठा करते थे, इन जमींदारों और किसानों के बीच दोस्तों, जो ये नए जमींदार पैदा हुए थे ना, और जो किसान थे, उनके बीच शोषणकारी संबंध स्थापित हो गए। कैसे शोषणकारी? ये जमींदार क्या कर रहे थे? शोषण कर रहे थे, जमीन को अपने नाम कर रहे थे, ठीक है, उनकी जमीनों को अपने नाम कर रहे थे। नए जमींदारों की क्या दोस्तों? नए जमींदारों की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि वे अनुपस्थित जमींदार थे। कैसे थे? अनुपस्थित थे, उपस्थित नहीं थे, अनुपस्थित थे, गैर। वे अपनी जमींदारियों से दूसरे शहरों में दोस्तों दूर रहते, शहरों में रहते थे। यानी कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ का जमींदार है, जैसे कि दोस्तों किसी शहर का जमींदार है वो, और उसी शहर के किसान है, तो वो दूसरे शहर का जमींदार होता था। वो सिर्फ क्या करता था, यहाँ से टैक्स लेता था, उसको टैक्स को लेकर के अपने घर, अपने शहर, यानी कि उस क्षेत्र से दूर, गैर अनुपस्थित जमींदार थे। ठीक है, अपनी जिम्मेदारियों में, अपनी दोस्तों जमींदारियों के दूर शहरों में रहते थे, और किसानों से उनका कोई भावनात्मक संबंध नहीं था। कि भावनात्मक यानी कि एक अच्छा संबंध कि भाई ये गरीब है, इसकी स्थिति कमजोर है, तो इसकी हेल्प की जाए, नहीं, सिर्फ शोषण की बात होती थी भाई इनके पास। तो वे केवल लगान वसूलने के समय ही गांव में आते थे, लगान वसूलने आते थे। ऐसे आते ना, एक गाड़ी लेकर के भैया, और फिर आ गए, हाँ भाई निकाल, तेरा पैसा निकाल, तू पैसा निकाल भाई, लगान निकाल, टैक्स निकाल। भैया कोई तो किसी के पास होगा तो वो देगा, किसी के पास नहीं होगा तो वो कैसे देगा। विपिन चंद्र ने इस व्यवस्था को दोस्तों क्या बोला है? डिस्टेंट डिस्टेंट सक्शन पंप, क्या बोला है? डिस्टेंट सक्शन पंप कहा है। ठीक है, क्योंकि इसके माध्यम से ग्रामीण संपदा को दूर बैठे जमींदारों द्वारा लगातार निचोड़ा जाता था। भाई उन्होंने स्थिति को ऐसा कर दिया कि इंसान दिमाग से क्या हो गया था, बिल्कुल खत्म हो गया भाई, सोचने समझने तक की शक्ति। जब सोचो एक इंसान की आयु 32 साल औसत रह जाती है, कितनी औसत आयु दोस्तों? 32 साल रह जाती है, यानी कि दोस्तों कितना प्रेशर होगा दोस्तों उस पर। यानी कि वो अपने बारे में सोच ही नहीं रहा है, वो तो सिर्फ क्या कर रहा है, वो जिंदगी में काम करने आया है, मजदूरी करने आया है, मजदूरी करके चला जाएगा, शोषण, अपने शोषण करवाने आया है, यानी कि ये स्थिति थी। इसके बाद देखो भाई, ग्रामीण स्वायत्ता का अंत, यानी कि एंड ऑफ विलेज ऑटोनॉमी की बात करें अपन, किसकी बात करें? एंड ऑफ विलेज ऑटोनॉमी की बात करें। ग्रामीण स्वायत्ता का अंत, अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारतीय गांव आत्मनिर्भर इकाइयां थे। क्या थे? इंडिपेंडेंट थे भाई, हमारे गांव आत्मनिर्भर थे। आज आत्मनिर्भरता की जो बात की जा रही है ना, ये हम अंग्रेजों से पहले ही थे भैया आत्मनिर्भर। तो गांव में ही भोजन, कपड़े और दोस्तों औजार, दैनिक उपयोग की सभी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती थी। यानी कि दोस्तों सोचो आप कि गांव में ही हमको भोजन मिल रहा है, हमारी फसल थी, यानी कि वहीं से उत्पादन होगा, वहीं पर उसको पका करके तैयार कर लिया जाएगा। दोस्तों सूती वस्त्र उद्योगों के लिए हस्तशिल्प उद्योग थे यहाँ पर। ठीक है, औजार, यानी कि जो भी औजार चाहिए था वो गाँव के अंदर मिल जाएगा। दैनिक उपयोग की दोस्तों जो भी सभी वस्तुएं थी वो गाँव के अंदर थी।
उपलब्ध हो जाती थी। भूमिहीन लोगों को भी विभिन्न सेवाओं के बदले अनाज का निश्चित हिस्सा मिलता था। यानी कि जैसे किसी के पास जमीन नहीं होती थी दोस्तों, कब, अंग्रेजों के आने से पहले, तो वो जो काम कर देता था, कुछ जैसे खेतों में मजदूर काम कर देते, उसको कहता था, उसको क्या दिया जाता, ले भाई तू तू इतने काम के बदले इतना अनाज ले जा। यानी कि अब अनाज मिल गया दोस्तों उसको, यानी कि उसकी रोटी की व्यवस्था हो जाती थी। ठीक है, जो जितना काम कर देता था उसको उतना दे दिया जाता था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात हो रही, गांव में कुम्हार, सोनार, लोहार, चमार, धोबी, नाई, तेली आदि जैसे अनेक पेशे मौजूद थे। यानी कि दोस्तों इनके जो काम थे वो ये करते थे। ग्रामीण उद्योग काफी विकसित थे, जो ग्रामीण उद्योग थे वो बहुत विकसित थे। ठीक है, और गांव की वस्तुएं बाहर भी निर्यात होती थी। इसके अलावा गांव से जो भी उत्पादन होता था वो बाहर भी बेचा जाता था। ठीक है, ब्रिटिश शासन ने दोस्तों क्या किया, ब्रिटिश शासन ने अपनी औद्योगिक वस्तुएं बेचने के लिए भारतीय हस्तशिल्प और ग्रामीण उद्योगों को नष्ट कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, ब्रिटिश शासन जो है उसने अपनी औद्योगिक वस्तुएं जो है उनको बेचने के लिए भारतीय जो हस्तशिल्प है दोस्तों और ग्रामीण जो उद्योग है उनको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। रानाडे के अनुसार दोस्तों, बात करें किसके अनुसार, रानाडे के अनुसार इंग्लैंड में बने माल को रेल और सड़कों के द्वारा गांव गांव पहुंचाया गया। कहां पहुंचाया गया, गांव गांव पहुंचाया गया। बंगाल के दस्तकारी उद्योगों को दमनकारी कानूनों द्वारा समाप्त कर दिया गया। समझ में आई बात, यानी कि भैया वो अपना जो माल थे उसको भारत के हर एक गांव तक पहुंचा रहे थे, उद्योग धंधे स्थापित यहाँ पर कर रहे थे। भैया होगा क्या उससे, उससे भाई जब वो हमारे यहाँ पर अपना पका हुआ माल ला करके बेचेंगे, तैयार माल यहाँ पर ला करके बेचेंगे, तो दोस्तों जैसे कि उस समय हमारी स्थिति बेटर थी तो उस समय तो अपन ने खरीद लिया, फिर उन्होंने यहाँ पर नियंत्रण अच्छी तरह से स्थापित किया, तो धीरे धीरे हमारी स्थिति क्या हो गई, बदतर होने लग गई। क्या होने लग गई, बदतर होने लग गई। तो यानी कि जो उद्योग थे हमारे गांव के अंदर वो नष्ट होने लग गए। क्या होने लग गए, वो गांव के अंदर जो उद्योग थे वो अब यहाँ पर नष्ट होने लग गए। तो वही स्थिति बुरी से बुरी होने लगी, गिरने लग गई। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बंगाल के दस्तकारी उद्योग जो है उनको दमनकारी कानूनों द्वारा समाप्त कर दिया गया, और जो हस्तशिल्प उद्योग थे, ठीक है, उनको दबा कुचला दिया, उनको हटा दिया, तोड़ दिया। निर्माणाधीन थे उनको हटा दिया कि भाई यहाँ पर अब अंग्रेजी शासन के अनुसार उद्योग धंधे स्थापित होंगे, ना कि तुम्हारे अनुसार। ग्रामीण उद्योगों के विनाश से कारीगर खेती में मजदूर बन गए। क्या भाई, ग्रामीण उद्योगों के विनाश से जो कारीगर थे दोस्तों, जो हाथ के कारीगर थे, वो कहाँ, वो क्या बन गए, मजदूर बन के रह गए। कहाँ, खेतों के अंदर। जिससे कृषि पर जनसंख्या जो है उसका दोस्तों क्या बढ़ गया, दबाव बढ़ गया। ठीक है, प्रोफेसर AR देसाई के अनुसार ग्रामीण कृषि और उद्योग जो है उनके संतुलन के टूटने से आत्मनिर्भर गांव की आर्थिक नींव कमजोर हो गई। दोस्तों क्या बोल रहे हैं प्रोफेसर AR देसाई दोस्तों, कि ग्रामीण जो कृषि है और जो उद्योग है उनके संतुलन के टूटने से आत्मनिर्भर गांव की आर्थिक नींव कमजोर हो गई। यानी कि हमारी जो नींव थी दोस्तों वो कमजोर पड़ गई, और जब नींव कमजोर पड़ जाती है ना दोस्तों, तो जितनी भी बड़ी दीवार हो वो नीचे गिरेगी। क्या, यानी कि दोस्तों आगे आने वाला जो समय होगा वो बिल्कुल खराब हो जाएगा जब नींव खराब हो जाएगी तो। ठीक है, ये बात हो रही है। इस प्रकार अंग्रेजी नीतियों ने भारतीय गांव की स्वावलंबी जो व्यवस्था है उसको पूरी तरह से क्या कर दिया, निचोड़ दिया। इसके बाद देखो भाई अगला है कि नए सामाजिक वर्गों का क्या उदय होता है। किसका, नए सामाजिक वर्गों का यहाँ पर उदय होता है। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय समाज में नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ दोस्तों। स्थायी बंदोबस्त के परिणाम स्वरूप पुराने जमींदार समाप्त हो गए, नए जमींदार वर्ग पैदा हुए। अभी देखा था अपन ने, जो शहरों में रहता था और किसानों का शोषण करता था, दूर शहर में रहता था, बड़ी बड़ी एक अपनी दोस्तों एक गाड़ी से आता था। पहले तो खैर ऊंट गाड़ियां थी, अंग्रेजों की गाड़ियां भी हुआ करती थी, तो गाड़ी सी में आता था, आकर के कहता था अरे भाई टैक्स इकट्ठा होगा। सभी किसान कहाँ, जब जितने भी जमींदार किसान थे दोस्तों लाइन में लग जाते थे, किसी के पास नहीं होता था भैया हाथ जोड़ता, पांव पड़ता, लेकिन कोई भी दया माफी नहीं होती थी। उच्च भू राजस्व के कारण किसान कर्ज लेने को मजबूर हुए। क्या हो गए किसान, अब भैया कर्ज लेगा, उसको जमींदार को क्या देना है, राजस्व देना है। अब वो क्या करेगा, वो किसी बंदे से टैक्स वो लेगा, कर्ज लेगा। किसके आधार पर लेगा, तो भाई हमको कर्ज मिलता है, बैंक से भी कर्ज मिलता है, तो किस पर मिलता है कि हमको कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो भाई किसान अपनी जो जमीन है उसको गिरवी रखेगा। महाजन या साहूकार वर्ग उभरा इससे दोस्तों। यानी कि जो महाजन वर्ग था, जो साहूकार वर्ग था, जो जमींदार वर्ग था, उसकी तो बेटर स्थिति होने लग गई। तो नया जमींदार बना, जो नया साहूकार बने थे, क्योंकि उनको अंग्रेजों ने क्या दिए थे, अधिकार दिए थे, जमीनों का मालिक बना दिया था।
जिसके चंगुल में फंसकर किसान अपनी जमीनें खोने लगे दोस्तों, और हस्तशिल्प उद्योगों के पतन से कारीगर जो है दोस्तों खेतों में मजदूर बन गए, कृषि मजदूर वर्ग विकास हुआ। यानी कि दोस्तों जो कारीगर थे अब वो खेतों में आकर के काम करने लगे, क्यों, अब उनकी भूमि तो रही नहीं उनके पास, क्योंकि वो तो राजस्व देने में निकल गई, कर्जा देने में ही निकल गई। अब वो क्या करेगा दोस्तों, अब वो कहाँ पर आ गया, अब वो आ गया दोस्तों किसान दूसरे के खेत में मजदूरी करने पर आ गया। यानी कि दोस्तों उस समय जो पैसा चलता था, जैसे कि किसी को 1 रुपये 1 पैसा 2 पैसा में क्या करनी पड़ती थी, मजदूरी करनी पड़ती थी, ठीक है, इस तरह से। यानी कि दोस्तों आपने देखा होगा पुरानी जो पिक्चरें थी उनमें, फिल्में जो होती थी उनमें आता था ना, जो जमींदार था टैक्स लेने आता था, कर वसूलने आता था, और भाई अपने साथ कुछ 2 4 8 10 गुंडे लेकर के आता था, ठीक है, फिर उनको दोस्तों जो नहीं देता था उसमें उसकी पिटाई कर देते थे, उसकी जमीन जायदाद को अपने नाम कर ले जाते थे, ठीक है। आधुनिक उद्योगों के साथ साथ मजदूर वर्ग का उदय हुआ दोस्तों। आधुनिक उद्योगों के साथ साथ उद्योग तो स्थापित हो रहे थे अंग्रेजों के, लेकिन मजदूर वर्ग जो है हमारे भारत से क्या निकल रहा था, सिर्फ मजदूर निकल रहा था, क्या, एक मजदूर बन रहा था। उदय हुआ और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, किसमें दोस्तों, 19वीं जो सदी थी उस 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय पूंजीपति जो वर्ग है दोस्तों उभरने लगा। कौन सा वर्ग उभरने लगा, पूंजीपति वर्ग ही, जिसके पास पैसा था वही उभरने लगा दोस्तों। यद्यपि अंग्रेजों ने पूंजीपतियों और सरकार की नीतियों के कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यद्यपि अंग्रेज जो पूंजीपति है दोस्तों, अंग्रेज पूंजीपतियों और सरकार की नीतियों के कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी इस वर्ग ने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई थी, ठीक है, जो पूंजीपति वर्ग था हमारे भारत के अंदर। इस प्रकार ब्रिटिश नीतियों ने दोस्तों भारतीय समाज की वर्गीय संरचना जो थी उसको बदल दिया दोस्तों। क्या कर दिया, बदल दिया। जमींदार वर्ग, साहूकार वर्ग जो पुराने थे उसको बदल दिया अपने तरीके से, ठीक है, नए उद्योगों को स्थापित किया, ठीक है, ये बातें आपको समझनी है थोड़ा सा दिमाग से। इसके बाद देखो भाई अगला हो गया छठवां अपना, नए सामाजिक वर्ग का उदय। इसके बाद देखो भाई भारतीय धन की निकासी, यानी कि हमारे यहाँ से जो पैसा है उसको अपने यहाँ पर लेकर के जाना, ठीक है, कैसे होगा देखो भाई, यानी कि ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। ब्रिटिश शासन का सबसे घातक प्रभाव दोस्तों, क्या, सबसे घातक खतरनाक प्रभाव भारतीय धन की निकासी था। भैया यहाँ से पैसा लूटना। इसका अर्थ है कि, इसका अर्थ क्या था दोस्तों, कि भारत से पूंजी और संसाधन जो है दोस्तों उनका इंग्लैंड जाना बिना किसी प्रतिफल के, बिना किसी प्रतिफल के, यानी कि कोई कुछ दिए बिना यहां से लेकर के जाना, यानी कि लूटना हो गया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया दोस्तों। किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन दोस्तों इंडिया में स्पष्ट किया। कौन सी पुस्तक थी दोस्तों, दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। धन निकासी के प्रमुख माध्यम क्या थे, उनको कैसे उन्होंने यहां से पैसा निकाला, कैसे यहां से उन्होंने पूंजी निकाली, उसको वहां पर लेकर के गए। देखो क्या से यहां से संसाधन, करों से प्राप्त धन इंग्लैंड भेजा जाने लगा, यानी कि जो टैक्स दोस्तों यहां से लिया जाता था, जो राजस्व, जो लगान यहां पर लगाई जाती थी, वो उसको कहां ले जा रहे थे, अपने देश ले जा रहे थे। अंग्रेज अधिकारियों के भारी वेतन और पेंशन, जो अंग्रेज अधिकारी भारत में रहते थे दोस्तों उनके लिए दोस्तों बढ़िया अच्छी तरह से उनको बहुत अच्छी पेंशन दी जाती थी, और क्या दी जाती थी, इसके अलावा दोस्तों उनको अच्छी तनख्वाह दी जाती थी। सस्ते कच्चे माल का निर्यात और महंगे तैयार माल का आयात। सस्ते कच्चे माल का क्या करते दोस्तों, वो निर्यात करते और महंगे तैयार माल का आयात करते, यानी कि वहाँ हमारे यहाँ से जो कच्चा माल था उसको लेकर के जाते थे अपने यहाँ, ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ के लोग उसको बेचते थे, तो कम माल कम कीमत पर बेचते थे। किस पर, बहुत कम कीमत पर खरीदते थे हमसे तो, और यहाँ पर आकर के बेचते थे उसको बहुत बढ़िया कीमत पर। उसी माल को तैयार करके लाते थे वहाँ से, प्रोसेस्ड करके लाते थे, पैक्ड करके लाते थे और यहाँ पर बेचते थे। रेलवे, बैंक, बीमा आदि दोस्तों उसमें विदेशी पूंजी से होने वाला लाभ। रेलवे, बैंक, बीमा आदि जो है उसमें विदेशी पूंजी से होने वाला लाभ उसको अपने देश ले जाते थे। भारतीय सेना का उपयोग ब्रिटिश हितों के लिए करते थे, यानी कि हमारे यहाँ की जो सेना थी दोस्तों, जो आर्मी थी, उसका उपयोग वो ब्रिटिश हितों के लिए करते थे, अपने यहाँ ले जाते थे, उनको अपनी सीमा पर तैयार रखते थे, उनके लिए कम तनख्वाह देते थे, ठीक है, इस तरह से दोस्तों। आर.सी. दत्त के अनुसार भारत से होने वाली निकासी का उदाहरण विश्व इतिहास में दुर्लभ है। बिल्कुल, क्या कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर, आर.सी. दत्त क्या कहते हैं कि भारत से जो धन उन्होंने निकाला है पूरे विश्व में, वो क्या कहते हैं कि विश्व के इतिहास में उसको
ये दुर्लभ उदाहरण है, यानी कि उसको निकालना बहुत दुर्लभ है, वहां से आप उसको नहीं निकाल सकते। कि भारत से होने वाली निकासी का उदाहरण विश्व इतिहास में दुर्लभ है, कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरह से उन्होंने हमारे भारत को लूटा है, ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं देखने को मिलेगा भाई। इस धन निकासी ने भारत को गहरी गरीबी में धकेल दिया था। गहरी क्या में धकेल दिया? गरीबी में धकेल दिया भाई। आज भी अपन एक विकसित राष्ट्र तो नहीं बने, एक विकसितता की ओर बढ़ रहे हैं, ना कि विकसित बने हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर बात करें कि उन्होंने हमारी धन की जो यहाँ से जो उन्होंने लूटा है ना, पूरे विश्व के इतिहास में कहीं पर नहीं देखने को मिला कि उन्होंने जिस तरह से हमको लूटा भाई। ठीक है, कितने साल तक? करीब 200 साल तक लूटा था। ठीक है, भारत से धन निकासी देखो भाई, ब्रिटिश शासन के दौरान इंग्लैंड ने भारत के हित में नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए भारत के धन का उपयोग किया था। यानी कि ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये सी का पॉइंट है 7वें नंबर का, कि ब्रिटिश शासन के दौरान इंग्लैंड ने भारत के हितों में नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए भारत के धन का उपयोग किया। यूरोप, चीन, अफ्रीका आदि क्षेत्रों में हुए युद्धों का खर्च जो है वो भारत की आय से ही निकाला। यानी कि दोस्तों वो जो लड़ाई लड़ रहे थे ना, उनका देश किसी अन्य देश के साथ लड़ाई लड़ रहा था, जैसे यूरोप के साथ, जैसे चीन के साथ, अफ्रीका के साथ, दोस्तों उसका जो पैसा था, युद्ध का पैसा, वो कहां से निकाल रहे थे? हमारे यहाँ से। कैसे निकाल रहे थे? हमारे यहाँ से टैक्स लेकर के, हमारे यहाँ के लोगों का शोषण करके, ठीक है, हमारे यहाँ के लोगों की जमीनों से पैसा बेच करके, उनका पैसा लेकर के, इस तरह से दोस्तों वो यहाँ से क्या ले जा रहे थे? पैसा ले जा रहे थे। महादेव गोविंद रानाडे ने दोस्तों, किसने? महादेव गोविंद रानाडे जो है दोस्तों, महादेव गोविंद रानाडे ने अपने भाषणों में भारत की पूंजी निकासी की तीखी आलोचना की है। किसकी आलोचना की है? भारत की पूंजी निकासी की क्या की है? तीखी आलोचना की है। इस विषय पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य आर.सी. दत्त ने किया। इस विषय पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसने किया? आर.सी. दत्त ने। उन्होंने 1901 में क्या कहा दोस्तों? 1901 में इसके बारे में कहा था, भोलानाथ चंद्र, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, जीबी जोशी आदि विद्वानों ने इस शोषण की कड़ी निंदा की है। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण किया गया उसका जो निंदा है, हमारे भारत के कुछ महानतम व्यक्ति जैसे कि दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, जीबी जोशी और आदि विद्वानों ने शोषण की कड़ी निंदा की। दादा भाई नौरोजी की बात करें दोस्तों, इन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है, इसको याद रखना आप, इसके माध्यम से ब्रिटिश आर्थिक शोषण को स्पष्ट रूप से उजागर किया। इन्होंने दोस्तों इस पुस्तक में जो अंग्रेजों के द्वारा जो आर्थिक शोषण हमारा किया गया था उसका पूरी तरह से क्या किया दोस्तों? इन्होंने उजागर किया, उसको बताया कि देखो किस तरह से हमारा शोषण इन अंग्रेजों के द्वारा किया गया। ठीक है, ये दोस्तों किसने बताया? दादा भाई नौरोजी ने। किस पुस्तक में? अपनी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखनी है आपको ये। इसके बाद आता है दोस्तों धन निकासी के अनुमान इस शोषण की गंभीरता को दर्शाते हैं। जो धन निकासी के सिद्धांत हैं वो दोस्तों शोषण की गंभीरता को दर्शाते हैं। 1859 ईस्वी में जॉर्ज विंगेट, कब दोस्तों? 1859 ईस्वी में जॉर्ज विंगेट ने 1834 से 1851 के बीच, कब? 1834 से 1851 के बीच प्रति वर्ष 42 लाख दोस्तों, 4 लाख दोस्तों, 42 लाख है दोस्तों, 42,21,611 पॉइंट की निकासी यहाँ से बताई है। कितनी? 42,21,000 और 611 जो पॉइंट है उसकी निकासी बताई दोस्तों। कब? 1859 में। किसने? जॉर्ज विंगेट ने। ठीक है, 1834 से लेकर के 1851 के बीच अंग्रेजों ने यहाँ से इतनी धनराशि निकाली। 1901 ईस्वी में दोस्तों विलियम डिग्बी ने 1757 से 1815 के बीच कुल 1000 मिलियन पाउंड का अनुमान लगाया। कितना? 1000 मिलियन पाउंड। देखो भाई ये पैसा लूटा का है, लूटा है ना जो पैसा, ये पैसा बताया वो दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1883 से लेकर के 1892 के 10 वर्षों में दोस्तों 359 करोड़ रुपए, कितने दोस्तों? 359 करोड़ रुपए भारत से निकाले गए। 1934 में दोस्तों गृह प्रभार पेंशन को छोड़कर भी 121 मिलियन पाउंड की निकासी यहां से होती दोस्तों। कितनी? 121 मिलियन। यानी कि भाई इन्होंने इस तरह से लूटा था कि कहा नहीं जा सकता है। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना। अब दोस्तों यहां पर अगला देखो औपनिवेशवाद का जो प्रभाव है उसमें देखते हैं अगला। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया की बात करें। ब्रिटिश शासन दोस्तों, कौन सा शासन भैया? ब्रिटिश शासन ने भारत में कुछ हद तक निर्माणात्मक भूमिका निभाई। कैसी? निर्माणात्मक, यानी कि निर्माण कार्य किया। इंग्लैंड में पूर्ण औद्योगिकीकरण के बाद वहां पूंजी निवेश से लाभ कम होने लगा।
वहाँ पूंजी निवेश से लाभ कम होने लगा। यानी कि दोस्तों जब क्या हम कह सकते हैं कि जब कंपटीशन बढ़ने लग जाए तो दोस्तों थोड़ा सा सस्ते में देना पड़ता है, क्या देना। तो दोस्तों वहां पर क्यों सस्ते में देना पड़ता है दोस्तों, जैसे आपको नया उद्योग स्थापित करना है और उससे संबंधित उद्योग यदि वहां पर उस क्षेत्र में कम से कम पहले ही 50 उद्योग पहले ही स्थापित हैं और आप भी उसी तरह का उद्योग वहां पर स्थापित कर रहे हो, अब आपको दोस्तों उस कंपटीशन में उतरना है, तो दोस्तों करना क्या पड़ेगा, शुरुआत में जो माल वो बेच रहे हैं दोस्तों वही माल आप बेच रहे हो, लेकिन आपको क्या करना है, अपना माल बेचना है, आपको इस बाजार में पकड़ बनानी है, रहना है। तो दोस्तों आपको अपना माल शुरुआत में सस्ते में देना पड़ेगा। तो दोस्तों वहां वो क्या कर रहे थे कि वो बाजार, अब वो बाजार वो वहां कहाँ बना रहे थे, हमारे भारत में बना रहे थे। कहां पर, तो यही बात हो रही है कि इंग्लैंड में दोस्तों पूर्ण औद्योगिकरण, यानी कि वहां पर तो औद्योगिकरण पहले ही पूर्ण रूप से हो चुका था, औद्योगिकरण था, वहां पर उद्योग स्थापित थे। अब वहां पर कुछ लोग थे, उन्होंने क्या देखा कि भाई यहाँ पर नहीं, वहां उद्योग स्थापित करो, कहाँ, भारत में। दोस्तों उन्होंने क्या किया कि औद्योगिकरण के बाद वहां पूंजी निवेश से लाभ कम होने लगा, इसलिए ब्रिटिश पूंजीपतियों ने अधिक लाभ के उद्देश्य से भारत में बैंक, बीमा कंपनियों, प्रबंध एजेंसियों तथा आयात निर्यात दोस्तों कंपनियों के माध्यम से पूंजी लगाई। क्या लगाई, पूंजी लगाई। आई बात समझ में, यानी कि यहां पैसा लगाया उन्होंने, यहां से लाभ कमाया उन्होंने, ठीक है। इसके बाद देखो भाई, दूसरी ओर 19वीं सदी जो है उसके मध्य तक भारत का हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो चुका था। दूसरी ओर दोस्तों 19वीं सदी के मध्य तक हमारा जो हस्तशिल्प उद्योग है वो नष्ट हो चुका था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है दोस्तों, 1900 ईस्वी तक नष्ट कर देती है, यानी कि 200 से 300 साल दोस्तों। यातायात व संचार के विकास से भारत एक विशाल बाजार बन गया। यातायात व संचार इनके विकास से भारत क्या बन गया दोस्तों, विशाल बाजार बन गया। परिणाम स्वरूप कुछ देशी पूंजीपति भी उद्योगों में निवेश के लिए आगे आए, यानी कि हमारे देश के कुछ लोग भी इस उद्योग धंधों में आगे आए, लगाने में, व्यापार जो व्यापारी वर्ग था। इस प्रकार 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में देशी और दोस्तों विदेशी पूंजी से आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देशी लोग और विदेशी लोग मिलकर के आधुनिक उद्योगों की क्या करते हैं, नींव रखते हैं, निर्माण करते हैं उनका। इसके बाद देखो औद्योगिक विकास के प्रमुख कारण की बात करें। पहला कारण 1850 के दशक में मशीनी युग का आरंभ सूती वस्त्र, पटसन और कोयला आधारित उद्योगों से हुआ। दोस्तों क्या बोल रहा है कि 1850 के दशक में मशीनी युग का आरंभ, कौन से युग का, मशीनी युग का जो आरंभ है वो किससे हुआ, यहाँ पर मशीनें किसकी लगी, तो सूती वस्त्र की लगी, पटसन उद्योग की लगी, कोयला उद्योगों की लगी। कोयला उद्योगों की क्या लगेगी दोस्तों, क्योंकि कोयले की आवश्यकता विद्युत बनाने के लिए होती है, तो कोयला उद्योगों की लगी। 1858 ईस्वी में बंबई में काबस जी नाना ने पहली सूती मिल स्थापित की। इसने दोस्तों 1858 में बंबई में काबस जी नाना जो थे उन्होंने पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित की थी, ठीक है। 1855 में दोस्तों रिसरा बंगाल में पहली पटसन मिल लगी थी। तो सूती वस्त्र मिल दोस्तों पहली कहाँ लगी थी, बंबई में। पटसन मिल कहाँ लगी थी, बंगाल में। कब, 1855 में। 1879 ईस्वी में दोस्तों 56 सूती मिले, 43,000 मजदूर थे। कितनी मिले थी, लगभग 56 सूती बसें, वो सूती वस्त्र मिले अपने भारत में स्थापित हो चुकी थी, जिनमें 43,000 मजदूर थे। 1882 ईस्वी तक दोस्तों 20 पटसन मिलें स्थापित हो चुकी थी, जिनमें 20,000 मजदूर थे। 1905 तक दोस्तों 206 सूती मिलें हो चुकी थी। तब 1905 ईस्वी में आते आते दोस्तों हमारे भारत में 206 सूती मिलें स्थापित हो चुकी थी, जिनमें 1,96,000 मजदूर काम कर रहे थे उस वक्त। 1906 ईस्वी तक कोयला उद्योग में लगभग 1 लाख मजदूर दोस्तों कार्यरत थे। कितने, 1 लाख मजदूर कार्यरत थे दोस्तों कोयला उद्योगों में उस वक्त। इसके बाद देखो 20वीं सदी जो है उसके प्रारंभ में दोस्तों तेल, चावल, आटा, चमड़ा, कागज, ऊनी वस्त्र, चीनी आदि उद्योग दोस्तों ये भी विकसित हुए दोबारा से। 1930 के दशक में सीमेंट, माचिस, शीशा और कागज उद्योग उभरे। यानी कि दोस्तों अब हमारे भारत में उद्योगों का विकास होने लगा, इसका उद्योगों का विकास होने लगा। कब, 19वीं सदी की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 20वीं सदी के प्रारंभ में यहाँ तक बात करें, किसमें, 20वीं सदी के प्रारंभ में। औद्योगिकरण की दोस्तों सीमा यानी कि लिमिटेशन क्या थी, तो भारत के औद्योगिकरण की बात करें ये तो अपूरा था, यानी कि पूरा नहीं था और असंतुलित था, बिल्कुल असंतुलित था, ठीक है। अधिकांश उद्योगों पर अंग्रेजी पूंजी का प्रभुत्व था। जो अधिकांश जो उद्योग थे उन पर किसका आधिपत्य था दोस्तों, अंग्रेजों का। किसका था, अंग्रेजों का आधिपत्य था। भारी और आधारभूत उद्योगों की बात करें तो लोहा इस्पात, मशीनी निर्माण विकसित नहीं किए गए, ठीक है। भारी उद्योग नहीं थे भाई यहाँ पर, जैसे लोहा इस्पात नहीं था, और जो उद्योग थे इन पर अंग्रेजों का प्रभुत्व था। रेल नीति और भाड़ा व्यवस्था दोस्तों भारतीय उद्योगों के विरुद्ध थी। रेल नीति
और भाड़ा व्यवस्था, यानी कि वो अंग्रेज अपने हिसाब से किराया सेट कर रहे थे यहाँ पर। केवल सूती वस्त्र उद्योग और 1930 के दशक में चीनी उद्योग में भारतीय पूंजी में प्रमुख भूमिका रही दोस्तों। तो यहाँ पर बात हो रही है कि केवल सूती वस्त्र उद्योग और जो 1930 के दशक में दोस्तों चीनी उद्योग जो है उसमें भारतीय पूंजी की प्रमुख भूमिका रही, उसमें जरूर रही। कौन से? चीनी उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग में। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, देखो यहाँ पर कि यातायात और संचार के साधनों का विकास अंग्रेजों के टाइम पर। देखो भाई, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप दोस्तों भारत में यातायात एवं संचार के साधनों का विकास हुआ। भाई देखो, होना ही है, जब यहाँ से वो व्यापार करेंगे, यहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित करेंगे तो संपर्क के साधन तो भाई स्थापित करेंगे ही संपर्क के लिए। और दोस्तों आने जाने के लिए व्यापार होगा, आने जाने के लिए दोस्तों उसके लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट, यानी कि सड़कें चाहिए। सड़कों के अलावा दोस्तों क्या चाहिए? वाहन चाहिए दोस्तों, यातायात के साधन चाहिए, तो उनका विकास तो करना पड़ेगा। इसका मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड के कारखानों में बने माल को भारतीय बाजारों तक पहुंचाना। आई बात समझ में कि इंग्लैंड के बने माल को, जो तैयार माल है उसको भारत में पहुंचाना, और यहाँ का जो माल है कच्चा उसको इंग्लैंड पहुंचाना। उसके लिए यातायात चाहिए, संपर्क के साधन चाहिए, ठीक है, संपर्क यानी कि सड़कें चाहिए। ब्रिटिश पूंजी के लिए अधिक लाभ कमाना था। बिल्कुल भाई। प्रोफेसर कौन? ताराचंद। भैया प्रोफेसर ताराचंद जी, देखो ये क्या कहते हैं कि इंग्लैंड के कारखानों में निर्मित सामग्री से भारतीय जो बाजार है दोस्तों उनको भर देने के लिए यातायात एवं संचार व्यवस्था का विकास आवश्यक था। बिल्कुल है, जरूरी है भाई। क्या जरूरी है? ये तुमको जाना है, कोई सामान तुमको मिलेगा किसी दूसरे शहर में, अब तुम्हारे शहर में तो वो सामान है नहीं है, तुम किसी दूसरे शहर में और तुमको उस सामान की जरूरत है, ठीक है, तुम्हारा फायदा है उसमें, तो भाई तुम जाओगे। अब जाओगे तो किससे जाओगे? किसी साधन से ही तो जाओगे। साधन किस पे होगा भाई? कुछ संपर्क के लिए सड़क होगी, तो भाई सड़कें होंगी, यातायात का साधन होगा, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त दोस्तों प्रशासनिक सुविधा और भारत पर नियंत्रण को मजबूत करना भी एक कारण था। यद्यपि कुछ विद्वान इसे भारत की भौतिक प्रगति का साधन मानते हैं। कुछ विद्वान क्या मानते हैं? कि ये भारत की एक भौतिक प्रगति है, ठीक है, भौतिक प्रगति है। परंतु प्रोफेसर विपिन चंद्र दोस्तों जो कहते हैं उनके शब्दों में, रेल योजना भारत से धन निष्कासन का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। भाई ये संपर्क का साधन हो सकते हैं, यातायात साधन हो सकते हैं, लेकिन यही साधन हमारे भारत के धन निष्कासन का एक महत्वपूर्ण साधन भी बनी, ठीक है, कारण भी बनी, ठीक है। आई बात समझ में? फिर भी यह व्यवस्था भारतीय समाज के लिए कई दृष्टियों से उपयोगी सिद्ध हुई भाई, ठीक है, बिल्कुल होगी भाई, क्योंकि यहाँ पर यातायात के साधन होंगे, सड़कें होंगी, तो दोस्तों वो उसका फायदा सबको ही मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? अंग्रेजों को मिलेगा। इसके बाद है दोस्तों रेलवे। इसमें ही अपना पॉइंट है, जैसे कि ये वाला पॉइंट जो है यातायात और संचार के साधनों का विकास, इसमें कौन कौन से यातायात के साधन है? जैसे रेलवे। 1853 ईस्वी में दोस्तों बंबई से थाने के बीच पहली रेल चली थी भारत में। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि पहली भारतीय रेल कब प्रारंभ की गई थी, कहां से कहां के बीच चली? तो मुंबई से थाने के बीच, दोनों महाराष्ट्र में ही ये स्थान है, 1853 में चली थी। प्रारंभ में रेलवे का निर्माण दोस्तों गारंटी पद्धति के आधार पर हुआ था। पहली जो रेलवे है उसका निर्माण कौन सी पद्धति के आधार पर हुआ था? गारंटी पद्धति। 1849 से लेकर के 1869 के बीच 4265 मील रेल लाइन बिछाई गई। आई बात समझ में दोस्तों? पहली जो रेलवे लाइन है उसका निर्माण गारंटी पद्धति के आधार पर हुआ। 1849 से 69 के बीच में दोस्तों कितनी? 4265 मील रेल लाइन बिछाई गई, यानी कि पटरियां बिछाई गई। 1878 से 79 तक दोस्तों 8212 मील रेल लाइन का निर्माण हो चुका था। अब वहां पर हो गया 8212। इसके बाद है 1915 ईस्वी तक रेल मार्गों की कुल लंबाई 35,205 मील हो गई, यानी कि बढ़ रही है भाई। 1945 ईस्वी तक 40,000 मील रेल लाइन जो है बिछाई जा चुकी थी। और 20वीं सदी में दोस्तों भारतीय रेल नेटवर्क विश्व में 5वां स्थान पहुंच चुका है, यानी कि विश्व का 5वां सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। कौन? भारतीय रेल नेटवर्क। आई बात समझ में? 20वीं सदी तक। तो ये रेलवे की बात करें। अब बात करें सड़कों की। देखो 19वीं सदी, क्या दोस्तों 19वीं सदी जो है उस तक भारत में परिवहन के साधन परंपरागत थे। क्या 19वीं सदी तक भारत में जो परिवहन के साधन थे वो कैसे थे? परंपरागत, जैसे घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी जो है ये चल रही थी। अंग्रेजों ने बंदरगाहों को दोस्तों आंतरिक क्षेत्र से जोड़ने के लिए, बंदरगाह जो है उनको आंतरिक क्षेत्र से जोड़ने के लिए दोस्तों किसका विकास किया? सड़कों का, यानी कि बंदरगाह, जो कि दोस्तों बंदरगाह एक समुद्र के तट के आसपास होता है,
ठीक है, किसी देश से दूसरे देश माल ले जाने के लिए समुद्र के माध्यम से दोस्तों, तो बंदरगाह होता है उस देश का। तो उस बंदरगाह से दोस्तों अन्य शहरों को जोड़ने के लिए क्या बनाई गई, सड़कें बनाई गई। यहाँ सड़कों के माध्यम से जो माल है गाँव से शहरों से वो कहाँ आएगा, बंदरगाह तक आएगा। अब यानी कि सड़कें बनाई गई। लॉर्ड डलहौजी के समय दोस्तों सबसे पहली रोड जो बनाई जाती है जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण हुआ था। सबसे पहले ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण होता है भारत में, जीटी रोड जिसे कहते हैं। 1929 ईस्वी में सड़क कोष की स्थापना से सड़क निर्माण में तेजी आई, यानी कि सड़क के लिए कोष यानी कि फंड अलग से जारी किया जाता था दोस्तों। कब से, 1929 ईस्वी में। नदी यातायात का भी विकास किया गया। नदी यातायात यानी कि समुद्र के नदियों के माध्यम से भी क्या व्यापार किया जाए, उसका विकास किया गया। ठीक है, इसके बाद देखो डाक एवं तार यानी कि दोस्तों डाक पोस्ट। अंग्रेजों के आगमन से पहले संदेश पैदल या घोड़ा गाड़ी से भेजे जाते थे, बिल्कुल भाई हमारे भारत में तो। लॉर्ड डलहौजी ने सस्ती डाक व्यवस्था शुरू की। 2 पैसे में देश किसी भी भाग में, देश के 2 पैसे में दोस्तों, कितने पैसे में, 2 पैसे में देश के किसी भी भाग में पत्र भेजना संभव हुआ। क्या भेजना, पत्र भेजना संभव हुआ। पहली तार सेवा कलकत्ता आगरा के बीच आरंभ हुई थी। जो पहली तार सेवा थी वो कलकत्ता से आगरा के बीच क्या हुई थी, प्रारंभ हुई थी। ठीक है, याद रखना भाई पहली बार तार सेवा को कलकत्ता से आगरा के बीच। बाद में कलकत्ता पेशावर तथा बंबई मद्रास भी तार से जुड़े। बाद में दोस्तों कलकत्ता से पेशावर, बंबई और मद्रास ये भी पोस्ट यानी कि सेवा, डाक सेवा से जुड़ गए, यानी कि यहाँ पर भी डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, इसके बाद देखो भाई अगला आता है आधुनिक वित्तीय संस्थाओं का उदय। तो दोस्तों औपनिवेशवाद के अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं, उनमें जो पॉइंट आ रहे हैं इनके बारे में अपन देख रहे हैं। तो इसमें अगला पॉइंट आता है जो 10वें नंबर का पॉइंट है, आधुनिक वित्तीय संस्थाओं का उदय। जैसे देखो अंग्रेजी पूंजी निवेश के परिणाम स्वरूप, क्या दोस्तों, अंग्रेजी पूंजी निवेश यानी कि यहाँ पर अंग्रेज अपनी पूंजी लगा रहे थे। ठीक है, पूंजी निवेश के परिणाम स्वरूप भारत में आधुनिक वित्तीय संस्थाएं जैसे बैंक और दोस्तों बीमा कंपनियां, उनका विकास हुआ। भाई वो अपना पैसा यहाँ लगा रहे हैं तो उसके लिए बैंक होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो दोस्तों, ट्रेड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ट्रेड, व्यापार कर रहे हैं। इन संस्थाओं की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारतीय जो पूंजी है उस पर नियंत्रण स्थापित करना था, अधिक लाभ कमाना था। बिल्कुल सीधी सी बात है, इन संस्थाओं की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारतीय जो पूंजी है उस पर दोस्तों नियंत्रण स्थापित करना और अधिक लाभ कमाना था। ठीक है, अब सोचो जब भारतीय बैंक जो होंगी दोस्तों, यहाँ पर बैंक स्थापित होंगी, बीमा कंपनियां स्थापित होंगी, उनमें पैसा होगा सबसे ज़्यादा किसका, अंग्रेजों का। तो ऑब्वियसली बात है कि वो उनके नियंत्रण में काम करेंगी, वो उनके नियंत्रण में काम करेंगी, स्थापित होंगी दोस्तों, तो उनके लिए फ़ायदा पहुंचाएंगी। ठीक है, ब्रिटिश काल में दोस्तों यहाँ पर बात करें, भारत में 4 प्रमुख प्रकार की वित्तीय संस्थाएं विकसित की गई। देखो यहाँ पर कितने प्रकार की, 4 प्रकार की वित्तीय संस्थाएं जो हैं दोस्तों यहाँ पर स्थापित की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, मुद्रा जारी करना इसका काम था दोस्तों, विनिमय करना और ऋण व्यवस्था का काम, यानी कि ऋण व्यवस्था, ऋण देने का काम, ऋण कर्ज देने का काम अन्य बैंकों को, अन्य बीमा कंपनियों को और अन्य लोगों को। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। एक्सचेंज बैंक की स्थापना हुई थी, इंडियन जॉइंट स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। जैसे इंपीरियल बैंक जो कि मुद्रा जारी करने, धन के लेन देन का कार्य करती थी दोस्तों। एक्सचेंज बैंक इंग्लैंड का बैंक है जो भारत के आयात निर्यात व्यापार पर नियंत्रण रखता था। ठीक है, इंडियन जॉइंट स्टॉक बैंक की बात करें जो कि भारतीय पूंजी पर आधारित बैंक है। किस पर, भारतीय पूंजी जो है उस पर आधारित बैंक है। ठीक है, कौन सी बैंक थी दोस्तों भारतीय पूंजी पर आधारित, तो इंपीरियल बैंक थी, वो इंडियन जॉइंट बैंक थी। देखो अब कि 1913 ईस्वी में विदेशी बैंकों के पास भारत की जो कुल जमा राशि है दोस्तों उसका लगभग कितना भाग, 3/4 भाग। कितना भाग, तो लगभग 3/4 भाग था। 1913 ईस्वी में दोस्तों विदेशी बैंकों के पास जो है भारत की कुल जमा राशि का लगभग 3/4 भाग था, जबकि भारतीय बैंकों के पास केवल 1/4 भाग था। भारत का ही, किसका, भारतीय बैंकों के पास भारत का कितना भाग था, सिर्फ 1/4 भाग था। विदेशी बैंक ऋण देने में जातीय और राजनीतिक भेदभाव करती थी। ठीक है, भारतीयों को ऋण महंगे ब्याज पर मिलता था, भैया ब्याज लगाया जाता था, पूरी भूमि की भूमि ले दी जाती थी, घर नीलाम कर दिया जाता था, जमीन नीलाम कर दी जाती थी। जबकि विदेशी व्यापारियों को जो ऋण है दोस्तों वो बहुत कम ब्याज पर दे दिया जाता था और उनको सुविधाएं भी दी जाती थी, अधिक सुविधाएं भी दी जाती थी दोस्तों। बैंकों के साथ साथ बीमा कंपनियां एवं वित्तीय निगमों का भी दोस्तों क्या हुआ, विकास हुआ।
वित्तीय निगम जैसे LIC है दोस्तों हमारे यहाँ पर, इस तरह की सहारा इंडिया चल रही थी जैसे पहले, इस तरह की जो बीमा कंपनी है उसका विकास होता है। इसके बाद दोस्तों भारतीय धन जो है उसका अपव्यय यानी कि वेस्टेज ऑफ एक्सपेंडिचर की बात करें, ब्रिटिश सरकार ने भारत से प्राप्त जो धन है उसका जन कल्याण के बजाय दुरुपयोग किया। क्या किया? जन कल्याण के बजाय उन्होंने हमारे भारतीय धन का क्या किया भाई? दुरुपयोग किया। भूमि कर का लगभग 90% और अन्य करों का 40 से 50% भाग सेना पर खर्च किया। यानी कि दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने भारत से जो धन है उसका जन कल्याण के बजाय क्या किया? यानी कि वो किसी के कल्याण में नहीं लगा रहे थे, हमारे देश की जनता के कल्याण में नहीं लगा रहे थे, वो किस में लगा रहे थे? उसके धन को, उस धन का दुरुपयोग कर रहे थे, अपने देश ले जा रहे थे। भूमि कर, जो जमीन पर जो कर, जो राजस्व, जो लगान लगाई जा रही थी उसका 90% और अन्य कर जो लगाए जा रहे थे उनका 40 से 50% भाग सेना पर खर्च किया जाता था। यानी कि उनके युद्ध चल रहे थे अन्य देशों के साथ, तो वो दोस्तों सेना पर खर्च कर रहे थे। इस सेना का उपयोग भारत की रक्षा के लिए नहीं बल्कि एशिया, चीन और अफ्रीका में दोस्तों उपनिवेश विस्तार के लिए किया जा रहा था। यानी कि वो अन्य देशों में भी नियंत्रण स्थापित कर रहे थे, उसके लिए वो सेना पर खर्च कर रहे थे। यहां पर जाओ कब्जा करो, यहां पर जाओ कब्जा करो, ठीक है। तुलना से स्पष्ट होता है दोस्तों कि जहां भारत में सैन्य व्यय अत्यधिक था, सैन्य व्यय यानी कि सैन्य व्यय जो खर्च जो अत्यधिक था, भाई इंग्लैंड, जापान और दोस्तों इटली में यह बहुत कम था। ठीक है, कहां पर? इंग्लैंड में, जापान में और इटली में यह बहुत कम था। 1878 ईस्वी के अकाल के समय दोस्तों, कब 1878 में अकाल पड़ता है? तब जनता भूख से मर रही थी, तब दिल्ली दरबार में अपार धन खर्च किया गया। दिल्ली दरबार लगाया गया दोस्तों, जब अकाल पड़ रहा था, लोग भूखे मर रहे थे, और उस दरबार में दोस्तों बहुत बड़े मात्रा पर बड़े लेकर दिखावा किया गया और पैसा खर्च किया गया। लॉर्ड मैकाले क्या कहते हैं कि उन्होंने उनके धन संग्रह के तरीकों से मानव मन कांप उठता है। भैया कांप आदमी मर जाता है, इस कर्ज से मन कांप नहीं, आदमी मर जाता है। अधिक उनके बोलते हैं कि लॉर्ड मैकाले क्या बोलते हैं इनके बारे में दोस्तों कि उनके धन संग्रह के तरीकों से मानव मन कांप उठता है, उनके अपव्यय से मितव्ययी लोग भी चकित रह जाते हैं। मितव्ययी जो कंजूस जो होते हैं ना, वो भी दोस्तों क्या रह जाते हैं? तंग रह जाते हैं कि ये तो भाई हमसे भी बड़े कंजूस मक्खी चूस हैं, ये तो बहुत कह सकते हैं एक बहुत बेकार किस्म के इंसान है भाई, इस तरह से धन को लूट रहे हैं, खर्चा दोस्तों, यानी कि वो पैसा खर्च करते हैं उसमें भी कंजूसाई दिखाते हैं। इसके अलावा हमसे जो पैसा ले रहे हैं उसको बुरी तरह, उसको भी बहुत बिल्कुल निचोड़ लेते हैं। यानी कि वो मितव्ययी, उनके अपव्यय को देख करके दोस्तों, उनके खर्च को देख करके, यानी कि वो पैसा खर्च नहीं करते हैं, ये देखते हैं कि ये तो बिल्कुल ही खर्च नहीं करते हैं, हम तो खा के कंजूस हैं, ये तो बहुत बड़े कंजूस हैं हमसे भी ज्यादा। भारत का आर्थिक एकीकरण अगला है दोस्तों, भारत का आर्थिक एकीकरण यानी इकोनॉमिक यूनिटी ऑफ इंडिया। देखो भाई, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण भारत में आर्थिक एकीकरण संभव हुआ। जैसे कि 1857 तक राजनीतिक एकीकरण हो चुका था दोस्तों हमारा। ग्रामीण आत्मनिर्भरता समाप्त होने से लोगों को परस्पर निर्भरता बढ़ी। क्या दोस्तों? ग्रामीण आत्मनिर्भरता समाप्त होने से लोगों की परस्पर निर्भरता बढ़ी। ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर होने लगे। परस्पर देश में एक समान भू राजस्व और चुंगी व्यवस्था लागू की गई। पूरे देश में कौन सी व्यवस्था दोस्तों? भू राजस्व की, जमीन पर टैक्स और चुंगी व्यवस्था लागू। इंग्लैंड का तैयार माल पूरे देश में फैलने लगा। जो इंग्लैंड का जो तैयार माल है वो पूरे देश में फैलने लगा अब। ठीक है, पूरे देश में क्या होने लगा? फैलने लगा। रेलवे, सड़क, डाक, तार के विकास से दोस्तों देश के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ा, कुछ अच्छे प्रभाव हुए। एवं एकीकृत बाजार में परिवर्तित हो गया, यानी कि एक पूरा बाजार बन गया। क्या बन गया? एक पूरा बाजार बन गया। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर उद्योग है, यहाँ पर उद्योग है, यहाँ पर उद्योग है, यहाँ पर उद्योग है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों ये सड़क यहाँ तक आ रही है, ये यहाँ पर भी जा रही है, ठीक है, ये यहाँ पर भी जा रही है, ये यहाँ पर भी जा रही है। इस तरह से दोस्तों एक पूरा मार्ग जो है सभी उद्योगों से जुड़ चुका था। परिवहन के साधन, यातायात के साधन जो है। क्यों भाई, आ रही है बात समझ में? इसके बाद देखो, इस प्रकार भारत एक दोस्तों आर्थिक इकाई के रूप में उभरा। यद्यपि यह एकीकरण औपनिवेश हितों के अनुरूप था। औपनिवेश हित यानी कि अंग्रेज अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे थे, तो उनके औपनिवेश हित पूरे हो रहे थे। ठीक है, इससे दोस्तों ये कह सकते हैं कि ये यातायात के साधन बन गए, वो यहाँ से थोड़ी सी टेक्नोलॉजी ले आए और कुछ नहीं अपने लिए। राजनीतिक चेतना, पॉलिटिकल अवेकनिंग की बात करें दोस्तों, आर्थिक एकीकरण और शोषण के परिणाम स्वरूप, क्या दोस्तों? आर्थिक एकीकरण और शोषण के परिणाम स्वरूप भारत में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। यानी कि भारत में दोस्तों राजनीतिक चेतना का विकास हुआ कि राजनीतिक यानी कि राजनीति कैसे चलती है,
कि लोग राजनीति किस तरह से कर रहे हैं। अंग्रेजी नीतियों से भारतीय अर्थव्यवस्था और औपनिवेशिक बन गई दोस्तों। बिल्कुल, गहरे आर्थिक संकट ने जनता में असंतोष को जन्म दिया। बिल्कुल भाई, इस तरह से दबाव पड़ेगा, प्रेशर आएगा, इस तरह की दोस्तों शोषण नीतियां चलेंगी और सीधी सी बात है कि एक वर्ग जो है दोस्तों उसमें असंतोष पैदा होगा। वो दिमाग से दोस्तों क्या होगा, बिल्कुल वो भरोसा यानी कि भरोसा खत्म। अब वो राजनीतिक सोचेगा दोस्तों कि मेरे को किस तरह से चलना है। इसके बाद देखो भाई, दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त जो है दोस्तों, उन्होंने ब्रिटिश शोषण को जनता के सामने उजागर किया। किसको दोस्तों? ब्रिटिश जो शोषण है उसको जनता के सामने उजागर किया। किसने? दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शोषण को जनता के सामने उजागर किया कि ये कैसे अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है, भू राजस्व वृद्धि और किसानों पर अत्याचार से अनेक किसान विद्रोह हुए। बिल्कुल, बहुत सारे किसान दोस्तों आंदोलन होते ना इस तरह से। जनता ने असहयोग और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई आज़ादी के लिए। इस प्रकार शोषणकारी आर्थिक नीतियां ही राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता आंदोलन का आधार बनी। बिल्कुल सीधी बात है, राष्ट्रीय चेतना यानी कि दोस्तों अब उनको लगा कि नहीं, अब नहीं सहेंगे और अब हम चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लड़के मर जाएंगे, लेकिन इनकी गुलामी नहीं सहेंगे भाई। ठीक है, यानी कि उनको अपने ऊपर वो हो गया था कि भाई इनके खिलाफ हमको लड़ना है अब। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में दोस्तों भाग लेना है। निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों इस पूरे इस आर्थिक जो शोषण हो रहा था अपना, औपनिवेशवाद का जो अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ रहा था, इसका निष्कर्ष देखें अपन तो देखो ये निष्कर्ष है दोस्तों। सार रूप में कहा जा सकता है कि अंग्रेजी शासन ने भारत को गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक पिछड़ेपन की विरासत दी। यानी कि हमको दोस्तों एक विरासत में दे दिया कि तुम गरीब हो, तुम पिछड़े हो, तुम आर्थिक रूप से शोषित हो। ठीक है, ये धन जो हमने आज तक तुमसे लूटा है, इसकी निकासी पूरे विश्व में कहीं भी देखने को नहीं, यानी कि ऐसी लूट कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी जिस तरह से हमने तुमको लूटा है। ये धन की निकासी जिंदगी में तुम पर कभी नहीं हो पाएगी। इस तरह से दोस्तों कह सकते हैं अपन। भारतीय कृषि और परंपरागत उद्योग नष्ट हो गए दोस्तों। भारत का धन विदेश चला गया और देश परावलंबी बन गया, यानी कि परावलंबी यानी कि किसी का गुलाम बन गया। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र नहीं, गुलाम बन गया दोस्तों, परावलंबी, किसी पर आश्रित रह गया। भारत ब्रिटिश औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला उपनिवेश बन गया। भारत जो है दोस्तों ब्रिटिश औद्योगिक जो आवश्यकताएं हैं, उन ब्रिटिश औद्योगिक आवश्यकताओं, सिर्फ हम तो क्या बन गए दोस्तों, उनकी आवश्यकताओं की, उनकी ज़रूरतों की पूर्ति करने वाले एक मजदूर बन गए। ठीक है, यही गहरा आर्थिक संकट आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मजबूत आधारशिला बना और अंततः ब्रिटिश साम्राज्य के पतन का कारण बना दोस्तों। यही दोस्तों यानी कि ये शोषण, ये दबाव, ये प्रेशर, एक लास्ट में दोस्तों कहते हैं ना बम फूटता है बहुत ज़्यादा दबाव के कारण दोस्तों, तो गहरी आवाज़ करता है, एक बहुत धमाके की आवाज़ करता है दोस्तों। लास्ट में स्वतंत्रता आंदोलन होते हैं, किसान आंदोलन होते हैं, तो स्वतंत्रता की चिंगारी जगती है दोस्तों, आज़ादी के लिए लड़ाई होती है और भारत आज़ाद होता है कब? 15 अगस्त 1947 को। इस तरह से दोस्तों एक बात बताइए, क्लास कैसी लगी भैया? मज़ा आया? समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो ये सारे पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखने हैं। मेरे को विश्वास है कि आप इन पॉइंटों को याद रख करके आप खुद अपने विचारों को लिख करके आना। ठीक है, और इनको थोड़ा सा आपको देख करके जाना है, ज़्यादा रटना नहीं है, बस पढ़ करके जाना है, उसके बाद उसमें लिखना है। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। तो राम राम भाई सभी को। देखो इसकी PDF आपके लिए डाल दी जाएगी साथ में ही। ठीक है, तो इसका जैसे आप सोचते होंगे कि टीचर हट नहीं रहा है, तो भाई देखो PDF साथ में ही डाल देंगे। ठीक है, पढ़ लेना उसमें से।